अस्सलाम वालेकुम। आप लोग तो वाकई पढ़ने आ गए। हमने तो एम जो है ना वो इतना छुपा के रखा हुआ था इसको। मैं फेसबुक पे भी जो है ना आज कोई 1 बजे के करीब 12 साढ़े 12 के करीब मैंने फेसबुक पे डाल दिया ऐसी ना चुपके से कि हाँ बस आज से शुरू हो रहा है। मैंने कहा ज़रा मध्यम मंदम साइड साइड पे निकल जाए, लेकिन आप लोग तो जज्बाती निकले। मुझे लगता है वो व्हाट्सएप के ग्रुपों में आप मौजूद हैं, जिस व्हाट्सएप के ग्रुप में पहले से इन्फॉर्मेशन डाल रही थी। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में तो थे ही वो लोग जो जज्बाती थे, जिन्होंने क्रैश कोर्सेज को वो ढूंढना था। तो ठीक है जी, ऑडिट क्रैश कोर्स में ख़त्म हो सकता है। ऑडिट की पास पेपर की प्रैक्टिस क्रैश कोर्स में हो सकती है। सब कुछ हो सकता है। ये तब हो सकता है जब आप टाइम दें। अगर एक ऐसा क्रैश कोर्स हो जो 11 दिनों पे फैला हुआ हो, ऐसा क्रैश कोर्स हो जिसमें 20 घंटे तक हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा क्रैश कोर्स हो जिसमें 15 से 20 घंटे बल्कि शायद 20 से 25 घंटे हम पास पेपर्स पे काम कर रहे हो, तो अगर आपने 40-45 घंटे पढ़ लिया तो काफ़ी होता है। तो वो लोग जो कि अभी तक सीरियस नहीं हुए, या वो लोग जो सीरियस थे और अब एक क्विक वे में रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो एक क्रैश कोर्स उन सारे लोगों के लिए है। प्राइमरीली इस क्रैश कोर्स को हमने पर डे 2 घंटे के लिए प्लान किया होता है, लेकिन चूँकि इस वक्त यहाँ क्लासेस की भी रूटीन कुछ ऊपर नीचे है, तो जो पहले 3 दिन है, वेरी फर्स्ट 3 डेज़, वो 1.25 घंटे की क्लास है, और अगले वीक और उससे अगले वीक में जो क्लासेस हैं वो हमारी 2 आवर्स पे स्प्रेड हुई हुई हैं। तो क्रैश कोर्स का मकसद क्या है? वो लोग जो कि पूरा सेशन पढ़ते रहे हैं, अब वो तेज़ी से रिवाइज़ करना चाहें, वो घर बैठ के कभी भी उतनी तेज़ी से उतने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ ना कर पाते हैं। ऑडियंस नंबर 2, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने ऑडिट दिया था, लास्ट टाइम रह गया और उसने सोचा मैं खुद से पढ़ूंगा, और ये एक बड़ी प्यारी सोच थी जो वो डेली अपने सूटकेस में से निकाल के सोच को दिखता था, सोचता था कि ये सोच किसी दिन मैंने एग्जीक्यूट करके दिखानी है कि मैं खुद से पढ़ूंगा। जो पेपर रह जाता है ना और आप कहते हैं मैं खुद से पढ़ूंगा, वो बेचारा बिल्कुल ही साइड पे हो जाता है। जो हैपनिंग चल रही होती है, जो क्लासेस चल रही होती हैं, आप वो पढ़ते रहते हैं और ऐसा सब्जेक्ट बेचारा इग्नोर हो जाता है। अब आखिरी महीना आने वाला था, आप अचानक से जागे तो आपको पता लगा कि 1.5 महीना रह गया। तो आपने सोचा अगर अभी भी मैंने नहीं पढ़ा तो अब पानी सर से गुजर जाएगा। अचानक से आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में एक नोटिफिकेशन नज़र आया, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है SBI में। आपने कहा यस, ये मेरे जैसे लोगों के लिए यही एक आखिरी हल है, बस यहाँ जाना है और जो है ना हमने पेपर को और तबाही मचा देनी है। तीसरे वो स्टूडेंट हैं जो ऑडिट पढ़ते रहे बहुत ईमानदारी से, लेकिन बीच में एक आध दिन ऐसा आया कि उस दिन का या उस वीक का वो टारगेट पूरा नहीं कर सके। उनके घर में कोई शादी आ गई, उनके को फैमिली में कोई ऐसा इवेंट आ गया कि वो 1-1.5 हफ्ते तक क्लास नहीं ले सके और एक पूरा चैप्टर उनका मिस हो गया। तो ऐसे लोग जिनका पूरा चैप्टर मिस हो गया, बाकी ऑडिट बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन एक चैप्टर मिस हुआ है, तो आपने फिर ट्रैक करना है कि वो वाला चैप्टर हमारे पास जिस दिन आए उस दिन ऑडिट के अलावा कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। उस दिन फिर आपने यहाँ पे 4-4.5 घंटे लगाने के बाद घर जाके भी 10 घंटे लगाने हैं। उस दिन फिर और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि वो चैप्टर जो 1.5 हफ्ते के ऊपर स्प्रेड हुआ था, अगर यहाँ 1 दिन में हुआ है तो बहरहाल उसमें इतना मटेरियल था जो 1.5 हफ्ते का था। लेकिन अगर आपने 1 दिन डेडिकेटेड उसे दे दिया तो चीज़ें बड़ी अच्छी चल सकती हैं। क्रैश कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक स्ट्रेटेजी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज़ फोकस स्ट्रेटेजी। अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो शायद हमें समझना होगा कि कॉन्सेप्ट होता है फोकस स्ट्रेटेजी, वो क्या होता है। सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि बीच में मिस ना हो जाए। ओरिएंटेशन में छोटी छोटी सी चीज़ें हैं मुख्तलिफ। हमने किया ये है कि हमने 2 स्पेशलिस्ट इकट्ठे किए हैं, एक कंटेंट स्पेशलिस्ट और एक प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट। ऑडिट और इससे पीछे की थ्योरी के पेपर में फ़र्क है। बी लॉ, सी लॉ टाइप के जो फुल फ्लैश थ्योरी के पेपर्स हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, उसके बाद कई दफ़ा आप क्रैमिंग कर लेते हैं और पेपर निकाल लेते हैं। पेपर में अपनी इंग्लिश लिखनी होती है लेकिन बहुत ही थोड़ी सी, और ज़्यादातर आपको रटा रटाया कंटेंट लिखने को मिल रहा होता है। ऑडिट में क्या होता है, आपको अपने अल्फाज लिखने पड़ते हैं। जब आपको खुद से लिखना पड़ता है और किताब की लैंग्वेज ज़्यादा मदद नहीं करती तो वहाँ आप परेशान हो जाते हैं और आपकी ड्राफ्टिंग वैसी नहीं होती और ना आपने वैसी प्रैक्टिस की होती है। तो ऑडिट में हम ये मानते हैं, ये वाहिद क्रैश कोर्स है जो हम पास पेपर्स के साथ कराते हैं। तो इसमें हम मानते हैं कि इसमें क्रैश कोर्स तभी कंप्लीट होगा जब आप हर दिन पढ़ें और फिर हर दिन उसके पास पेपर्स के ऊपर एक थॉरो डिस्कशन करें, और एक सेपरेट पर्सन जो है आपको बड़ा डेडिकेटेडली बता रहे हो कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है।
सर उसामा वहीद पिछले काफ़ी ईयर से टेस्टिंग की हमारी सारी एक्टिविटीज़ को हेड कर रहे होते हैं। कैफ लेवल पे, सीफैप लेवल पे हमारी जो टेस्टिंग हो रही होती है फिजिकल ऑन ग्राउंड, इवन सीए फाइनल में हमारा एक पेपर है जिसमें राइटिंग का काफ़ी मसला है, AARS ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। उसमें हम क्या करते हैं, हम सीए फाइनल के स्टूडेंट से टेस्टिंग करवाते हैं, उनको रिटन एक्सप्रेशन उनका इंप्रूव करवाते हैं। फिर कैफ के अंदर हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग है जिसमें ऑडिट में हम बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। तो सर उसामा वहीद ने अब तक मेरे ख्याल में कोई 17,000 बच्चों के टेस्ट चेक किए होंगे या 17,000 टेस्ट चेक किए होंगे, शायद कोई 5,000 से ज़्यादा दफ़ा बच्चों के साथ काउंसलिंग की होगी कि जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग मसले बताए होंगे। तो वो ये सब करते करते इतना स्पेशलाइज हो गए हैं कि मैं ये मानता हूँ कि मैं भी अगर पास पेपर डिस्कस करूँगा तो मैं हल्के लेवल पे डिस्कस करूँगा, और एक बंदा जो स्पेशलाइज हुआ हुआ है, जो मुसलसल उस पर काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। दूसरी रीज़न ये कि एक टीचर को कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। आपने 2 घंटे तक सुन लिया उसे, बस बहुत हो गया। अब पता लगे जी वो टीचर कहे चलो जी आप अपनी अपनी किताबें निकाल लो और हम पास पेपर्स पे बात करें, तो थोड़ा सा आपको हर दिन मिजाज डिफरेंट मिले। तो हमने क्या किया है, इसको क्रैश को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कॉन्सेप्ट डिलीवरी है 3:30 से 5:30, पहले 3 दिन को छोड़ के। पहले 3 दिन का हमारा 1.25 घंटे का लेक्चर है। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि तीसरे दिन के लेक्चर में थोड़ा सा टाइम शाइम क्वेश्चन निकल आए। आपसे पूछ लूँगा अगर आपके पास आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा हुआ तो हम उस दिन को 2 घंटे बना लेंगे पीछे की तरफ, वो उस वक्त की बात है। और उसके बाद 5:30 यहाँ लिखा है, लेकिन हम 15 मिनट की नमाज ब्रेक करके 5:45 से ऑनवर्ड 7:30 तक ये सेशन होगा। तो यूँ समझिए कि 3:30 से 7:30 तक 4 घंटे तक आप पढ़ भी रहे होंगे और आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हर दिन जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट्स में पढ़ रहे होंगे उसके अगले दिन पास पेपर, वो उसी दिन पास पेपर का उसके सेशन हो रहा होगा, और हर दिन जो पढ़ रहे होंगे उसका अगले दिन एक टेस्ट भी हो रहा होगा। अब अगर तो आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं यहाँ तो ठीक है, आप जाके टेस्ट दें तो टीए भाई भी आपके टेस्ट चेक करके आपको वापस करेंगे, वो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ एनरोल नहीं है तो जाहिर है फिर उनको होगा कि भाई ये एक एक्स्ट्रा लोड है जो उनकी ज़िम्मेदारी से हट जाता है। तो किया ये है कि अगर कोई बाहर का स्टूडेंट भी है उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक ओवरऑल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम क्रैश कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। उसमें पहला ग्रुप तो शायद बंद हो गया, अगले 2 ग्रुप्स में अभी तक लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने इन्फॉर्मेशन डाली है ऑडिट के व्हाट्सएप ग्रुप की। तो इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा, मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर हुआ है, मैंने फेसबुक पे उसका QR कोड भी डाला है, क्योंकि लिंक डालें तो पोस्ट की रीच रुक जाती है। तो आप उस ग्रुप में जब पहुँचेंगे तो उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं हर वक्त फेसबुक पे चीज़ें भरता रहूँ, हर वक्त सादा जो रेगुलर ग्रुप है उसमें चीज़ें डलती रहें। ऑडिट का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें हर दिन का टेस्ट अपलोड हो जाएगा, उससे अगले दिन उसका सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। हर दिन जो हमने डिस्कशन की उसकी वीडियो का वहाँ पे लिंक आ जाएगा, पास पेपर्स की वीडियोस का लिंक आ जाएगा, रेगुलर की वीडियो का लिंक आ जाएगा। उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगेगी कि अच्छी है और आपके काम की है, हम उस तरह की चीज़ें भी उसमें अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जांपल पिछले 2 पेपरों के पूरे सेशन के पूरे पेपर को शुरू से लेकर एंड तक कैसे करना था, वो सारी चीज़ें उसमें आती रहेंगी। तो वो ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वो मैं उसका एंड पे आपको लिंक भी दोबारा से शेयर भी कर दूंगा। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको ब्लॉटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही ग्रुप में सब। तो अगर आप एनरोल्ड नहीं भी हैं इस कॉलेज में तो कोई मसला नहीं है, उस ग्रुप में आपको डेली टेस्ट, उनके सोल्यूशन, वीडियोज़, डाटा, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। वहाँ गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ जाएंगे तो मेरी किताब इन सॉफ्ट, जिस किताब से स्लाइडें निकली हुई हैं जिस पर हम पढ़ रहे होंगे, तो मेरी किताब सॉफ्ट में पास पेपर, सोल्यूशन, सारी चीज़ें आपके पास, सारा डाटा सॉफ्ट में आ जाएगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, इरादा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा पैटर्न है। मैं अब आपको वो दोनों तरह की चीज़ें दिखा दूं जो कंटेंट से रिलेटेड है। पहले 3 दिन 1.25 घंटे की क्लास है, उसके बाद ये हमारी 2-2 घंटे की क्लास होगी। अब अगेन यहाँ जो टाइम कम हुआ होगा मैं उसकी कंपनसेशन यहाँ लूँगा। ये फ्राइडे पे लिखा हुआ तो 3:30 से 5:30 है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस दिन हम बहुत सारा पढ़ें। तो इस दिन मेरी कोशिश होगी कि मेरा अकेले का ही सेशन 3-3.5 घंटे का हो जाए। तो फिर सर उसामा से कहेंगे कि सर जी आज जो है ना वो आज बच्चों को मैंने ही काफ़ी तकलीफ़ दे दी है, तो फिर वो इस दिन का सेशन सर उसामा फ्राइडे के बजाय सैटरडे पे कर लेंगे। तो कंटेंट के लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रहा हूँगा और पास पेपर्स के लेक्चर्स सर उसामा डिलीवर कर रहे होंगे, वो चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। पहले वीक का टारगेट आज ओरिएंटेशन है जिसमें हम ओवरऑल ऑडिट को फिर से समझेंगे। सेशन के स्टार्ट में भी ओरिएंटेशन हुई थी, बट उस वक्त आप लोग उस तरह से चीज़ों को पिक करने की पोजीशन में नहीं थे। अगर मैं कहता ना चैप्टर 3 इतनी वेटेज है तो आप कहते पता नहीं क्या बात हो रही है। मैं कहता चैप्टर 14 सबसे बड़ा चैप्टर है तो आपको समझ ना आता।
अब चूंकि पूरे सिलेबस को आपने देख लिया है तो आज आपको पास पेपर एनालिसिस भी बहुत डिफरेंट तरीके से समझ आएगा, और आज वो जो चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच है और ऑडिट के प्रॉब्लम्स हैं वो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो आज ओरिएंटेशन का मज़ा ही डिफरेंट है। तो 2 हल्के चैप्टर 113 हम लोगों ने इस वीक का टारगेट रखा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ताला हमें टाइम मिल जाएगा। इस सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा मिल जाए, आपसे पूछ लूँगा अगर आप लोग आधा पौना घंटा पहले आ सके और मेरी क्लासेस भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हों तो मैं चैप्टर 13 को अगर मैं 2 घंटे के करीब टाइम दे दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मेरे पास सवा घंटा भी हुआ तो बहरहाल चैप्टर 13 इतना बड़ा नहीं है, ये कवर तो हो सकता है। बट जब आप क्रैश में आए हैं तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम अच्छी डिस्कशन करें। तो हमने अपने सिलेबस को इस तरह से तोड़ लिया कि सबसे आसान पोर्शन इधर, फिर यहाँ कुछ क्रैमिंग बेस्ड चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं, और इसमें फिर यहाँ जब आते हैं तो एक लॉजिकल डिस्कशन है 705 706, ये जो ओपिनियन के सवाल आते हैं ये किस तरह से है। रेगुलर सेशन के बीच में क्या होता था कि उस वक्त तक आप लोगों ने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े होते थे। अब जब ये सेशन हमारा आएगा जुलाई के एंड के करीब तो उस वक्त तक आप लोगों ने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम पढ़ लिए होंगे और आप ज़्यादा इजीली आंसर कर सकेंगे उस सिचुएशन को जो आज से 2 महीने पहले शायद आप ना कर पाते। देन तीसरे जोन में हमारे पास फिर बाकी सारी डिस्कशन होगी। तो ये हमारा प्लान है। इस वीक में सिर्फ 3 क्लासें क्यों हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये टारगेट है। अब वेडनेसडे को जब ये टारगेट चल रहा होगा तो उस दिन 705, 6 और ये वो हम अच्छा मैप समझेंगे, और शायद इस दिन भी हम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लें। उससे क्या होगा कि उसकी कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस अगले दिन होगी। तो अगले दिन का जो पास पेपर सेशन होगा वो 4 घंटे का होगा, जिसमें फिर उसके जितने भी सवाल हैं और जो जो उसके ऊपर डिस्कशन है बड़े थॉरो तरीके से होगी। तो इस दिन के पास पेपर्स में सिर्फ 700, 701 के आसान से फास्ट पास पेपर जल्दी डिस्कस हो जाएंगे, और अगले दिन का सेशन सिर्फ 705, 706 यानी कि ओपिनियंस के ऊपर। एक ऐसा एरिया जो आई कि अपने लाजमी पूछना होता है, और एक ऐसा एरिया जहां लोगों को अच्छी ड्राफ्टिंग चाहिए होती है। तो सर इसके ऊपर बड़ा थॉरो तरीके से आपको ड्राफ्टिंग की टेक्निक गाइड करेंगे, और फिर तकरीबन सारे सवालों को एक एक करके और उसके ऊपर डिबेट करके और फिर उसको क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। तो कोशिश ये रखी है। 2 स्पेशल सेशन है, 4 घंटे का, एक चैप्टर 14 पे, एक 4 घंटे का चैप्टर 3 पे। तो इससे नेक्स्ट जो सैटरडे होगा उस पर स्पेशल सेशन है। तो ये तो मेरा प्लान है। अगर हम इसी के साथ रेजोनेट करके दूसरा प्लान देखें तो ये पास पेपर्स का प्लान है। 4:45 पे हमारे इन 3 दिनों में क्लास खत्म हो रही है। आज चूंकि ओरिएंटेशन है तो आज पास पेपर की क्लास नहीं है। कल मैं चैप्टर 1 अपनी क्लास में कराऊंगा, और ये 5 बजे चैप्टर 1 के 2 घंटे का पास पेपर सेशन होगा। 15 मिनट हमने नमाज ब्रेक के लिए रखे, और फिर 5 से 7 तक ये इस चैप्टर 1 को कवर कर रहे होंगे। फिर चैप्टर 13 कवर हो रहा होगा, और फिर उसके बाद जब मेरी क्लास 2 घंटे की हो जाएगी 3:30 से 5:30, तो ये क्लास शुरू होगी 5:45 से 7:45 तक ये जारी होगी। 2 स्पेशल सेशन है, ये और ये स्पेशल सेशन कब आएगा? जब मैं अपने पास 26 जुलाई को ये करा चुका हूँगा। तो नेक्स्ट डे आपका 705, 706 पे स्पेशल 4 घंटे का सेशन। इसी तरह से बाकी सारे सेम चल रहे हैं, लेकिन मैं फ्राइडे पे ये कवर कराऊंगा। उस दिन जो है वो मैं आपका ज़्यादा टाइम खा रहूँगा, सर साहब मौजूद नहीं होंगे। तो थर्सडे के बाद वो आएंगे डायरेक्ट सैटरडे पे चैप्टर 3 जो कि 20 से 25 नंबर का एरिया कवर कर रहा है एग्ज़ाम में, उसके लिए। शुरू में ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल था। अब हम आज पास पेपर एनालिसिस को एक नए अंदाज से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने तैयारी करते हुए असल फोकस कहाँ रखना है और चीज़ों को किस तरह से तैयार करना है। क्या ये प्लान हमें समझ आया? भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? वो तो हमने आगे कहीं कवर करना था। हाँ, वो कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। ये मैं पता क्या करूँगा, जब ये चल रहा होगा ना तो इस दिन मेरे पास टाइम मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाले जगह से चैप्टर 15 को खींच के ऊपर ले जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने पहले दिन आपको बताया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने नहीं बताना था, लेकिन भाई ने पूछ लिया तो आप परेशान हो जाएं। तो मैंने क्या करना था, इसको वहाँ ले जाना था। फिर चैप्टर 4 में रहते हैं 3, वो 2 हैं सीधे टॉपिक और 1 है हैवी टॉपिक। तो फिर सीधे टॉपिक बेचारे आधे पौने घंटे में साइड पे हुए, और फिर सैम्पलिंग ही सैम्पलिंग। तो एक ये है। इसके अलावा कल हमने देखा है कि बीच में हम कहीं और टाइम, तो हो सकता है क्लासेस करते 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 हमें फिर एक बीच में एक ऐसा गोल्डन टाइम नज़र आए कि जैसे मुझे गोल्डन टाइम नज़र आ रहा था ये इस वेडनेसडे के बाद का थर्सडे। लेकिन वो थर्सडे फिर हम लोगों ने ये बड़ा सेशन रखा है। ये बड़ा सेशन किसी और जगह फिट नहीं हो रहा था, इसलिए कि इस वीक में इसके फ़ौरन बाद 9-10 मुहर्रम है।
जिसकी वजह से वो दिन पहले 9-10 मुहर्रम जो है वो थोड़ा सा पहले था और आगे सैटरडे संडे था, तो हमारे पास 2 दिन आ गए थे। अब 9-10 मुहर्रम आगे हो गया तो फिर हम 9-10 मुहर्रम से पीछे पीछे जो है ना ये सेशन प्लान किया है। तो ऐसे में ये डिस्कशन, हाँ वो जो स्पेसिफिक वो है कि हम वो सैम्पलिंग के टॉपिक को कब करें, ये हमने अपने ग्रुप में उठाना है ये मुद्दा, हमारा जो क्लास वाला ग्रुप है। फिर वहाँ क्लास वाला ग्रुप ही ख़त्म हो गया, बंद कर दिया, उन्होंने डिलीट कर दिया। तो रेगुलर क्लास ख़त्म होने से वो ग्रुप तो नहीं ख़त्म हुआ ना, आप उस ग्रुप में अभी भी अपने गमो गुस्से का इजहार कर सकते हैं। जो दूसरी तरफ है वो तो एडमिन ओनली हुआ होता है। तो इधर अगर आप कंबो में थे तो आप वहाँ जाके कहेंगे कि जी वो टॉपिक कहाँ गया, तो हम कहेंगे हौसला करो सर बता देंगे, ठीक है। उन्होंने मोबाइल निकाल के दिखाया, उन्होंने कहा भाई मैं सादा मोबाइल रखा हुआ है, तो आपने अपने किसी ऐसे दोस्त को जिसने रंग बिरंगा मोबाइल रखा हुआ है उसको अपना पैगाम दे देना है, वो बता देगा। प्लान कुछ कुछ समझ आ रहा है? जो डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट फोकस। पहला सवाल कि वो ऑडिट जो 6 महीने में नहीं होता, क्या इतने से दिनों में हो सकता है? इतने से दिनों में ही हो सकता है, 6 महीनों में नहीं हो सकता। मुझे ऐसा कोई बच्चा बता दें जो 6 महीने पढ़ता हो। 6 महीने होते कब है जी? अच्छा वो दरमियान में मर गया बेचारा, 6 महीने वो इतना पढ़ रहा था। 6 महीने होते कहाँ हैं? आप पेपर देने के बाद, पेपर फॉर एग्जांपल मार्च में आपने मिड मार्च तक पेपर दिए, मार्च के एंड पे जाके अगले सेशन की क्लासें शुरू होती हैं, ठीक है, और सितंबर के स्टार्ट में आपके फिर से पेपर आ जाएंगे। तो टेक्निकली आपके पास तो वैसे ही 5 महीने होते हैं, तो 6 महीने वाली बात पता नहीं कौन से लोग करते हैं। उन 5 महीने में पहले 1.25 महीने आप क्लासों में हर दिन अदाकारी करते हैं कि आप बहुत एक्टिव होकर सुन रहे हैं, जहन में एक रिज़ल्ट होता है जिसका इंतज़ार होता है, ठीक है। और ऑडिट और एमएफए ये वो पेपर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि ये मैच्योर पेपर हैं, सबसे एंड पे उठाने होते हैं। तो जैसे ही पीछे को कोई पेपर रह जाए तो बंदा कहता है कि मैं पहले ज़रा जाके आसान जंग लड़ाऊँ, इसको तो एंड पे देखा जाएगा। तो ऑडिट में लोग पहले दिन से सीरियस भी कितने होते हैं। टीचर जितना मर्जी कोशिश कर ले तो समझे 1 महीना आपका ये पेपरों के दरमियान का निकल गया, 1.25 महीना आपका रिजल्ट के इंतज़ार में निकल गया। फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप किसी और जगह खड़े होते हैं और टीचर किसी और जगह खड़ा होता है। आप टीचर को झांक के देखते हैं वो बहुत आगे होता है, आपसे 40 लेक्चर आगे होता है। फिर आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं दिन के 2 लेक्चर देख के टीचर को पकड़ लूँगा। तो फिर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे होते हैं, ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ना किताब को सही से पढ़ पा रहे होते हैं। आप टीचर तक पहुँचते हैं, टीचर आपसे 70 लेक्चर आगे जा चुका होता है, क्योंकि आपने सोचा होता है कि मैं 2 लेक्चर डेली पढ़ूंगा, लेकिन आप उस सोच को, तो इस पूरे सेशन यही जद्दोजहद जारी रहती है। 80% स्टूडेंट्स बेचारे इसी मसले में फंसे रहते हैं। 20% लोग हैं जो क्लास के साथ साथ पढ़ने के बारे में सोच रहे होते हैं। मैंने फिर बड़े अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल किए हैं, जो क्लास के साथ पढ़ने के बारे में सोच रहे होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, बी लॉ में एक आता है फास्ट ट्रैक बैच, 1.25 महीने का होता है। उसमें 78, 80, 85, 90%, मेरा एक दफ़ा 91% रिज़ल्ट आया फास्ट ट्रैक में। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा नहीं भाई मैं दादा टीचर नहीं है, मतलब 91%, ये कौन लोग हैं, ये हुआ क्या है। उनने 1.25 महीने पढ़ा और जो 6 महीने पढ़ रहे थे उनका रिज़ल्ट आया था 55%। तो जिस पे कॉलेज वाले भी हैरान रह गए कि ये क्या है कि एक जगह टीचर 6 महीने पढ़ा रहा है, 6 महीने भी कहने को होते 4.5 महीने तकरीबन, एक जगह 4.5 महीने टीचर पढ़ा रहा है और वही टीचर दूसरी जगह कम टाइम में पढ़ा रहा है और इधर रिजल्ट अच्छा है। होता क्या है, वो जो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे आते हैं ना पीआरसी के फ़ौरन बाद, वो ज़्यादातर अगर कम टाइम हो तो वो एक पेपर उठाते हैं। जब वो एक पेपर को सुबह दोपहर शाम पढ़ते हैं, जब क्लास में भी उसी को पढ़ते हैं, घर जाके भी उसी की किताब देखते हैं, रात सोने से पहले भी उसे देख रहे होते हैं, तो उनको ख्वाब भी उसी सब्जेक्ट के आते हैं। सुबह उठते साथ ही कॉन्सेप्ट भी ये होता है कि कल वो वाले 2 पॉइंट समझ नहीं आए थे, दोबारा देख लेता हूँ। तो जब आप 1.25 महीना मुसलसल एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए होते हैं तो आपके माइंड को मौका ही नहीं मिला होता कि वो कुछ और बातें सोचे। तो 1.25 महीने पढ़ने वाले का रिजल्ट बेहतर आ जाता है और 6 महीने पढ़ने वाले का रिजल्ट ख़राब आ जाता है। इन सारी चीज़ों को बहुत पहले रिकग्नाइज़ करके 2011 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट शुरू किया क्रैश कोर्स का। 2011 से हम 2016 तक क्रैश कोर्स कराते रहे। 2016 में हमने इस क्रैश कोर्स का नाम रख दिया रिवीजन क्लास, चूँकि कॉलेजेस ने क्रैश बैच कहना शुरू कर दिया था पोस्ट रिजल्ट को। हालांकि वो क्रैश नहीं होता, अच्छा खासा टाइम होता उसमें भी।
तो हमने फिर अपना क्रैश वाला नाम होल्ड करके रख लिया और हम रिवीजन क्लासेस के नाम से चलते रहे। फिर मुझे भी ख्याल आया सेशन में बीच में कि अब तो मेरा अपना कॉलेज है, तो इधर तो मैं अपनी पसंद का नाम रख सकता हूँ। तो मैंने इस दफ़ा रिवीजन क्लासेस के नाम को दोबारा साइड पे फेंक दिया और अपने पसंदीदा नाम को लेके आया हूँ। अब ये रिवीजन क्लासेस नहीं है, ये क्रैश कोर्सेज है। आई कैप अभी भी पुराने नाम पे चल रहा है, तो कोशिश करेंगे कि 1-2 सेशन बाद आई कैप भी उसे क्रैश कोर्स करना शुरू कर दे। तो क्रैश कोर्स का मकसद यही था। जब मुझे ये बात समझ आई कि वो बच्चा जो पूरा सेशन पढ़ता है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितना उस बच्चे की है जो थोड़ा पढ़ता है लेकिन सुथरा पढ़ता है। और इंटरेस्टिंगली 1.25 महीने वाला बैच ज़्यादा सक्सेसफुल है और 6 महीने वाला बैच कम सक्सेसफुल है। तो समझ ही आया कि अगर कुछ लोग 8-10 दिन सही से पढ़ लें एक सब्जेक्ट, अन्यथा पढ़ लें, तो शायद उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी। ओवर द ईयर्स मैंने नोट किया कि हर सेशन के एंड पे हम रिवीजन क्लास, क्रैश कोर्स इस तरह से करते थे, बच्चे उसमें आते थे। वो बच्चे जो उन सारे दिनों में मुझे पढ़ते हुए नज़र आ रहे होते थे, मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट वाले दिन वो बड़े मुतमईन होते थे। और अक्सर बच्चे आके कहते थे सर आपको बताऊं सिर्फ क्रैश कोर्स किया था। तो ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स में हम कुछ कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे। रेगुलर क्लास में डिस्कशन होती है, रिकैप होते हैं, पिछले दिन की डिस्कशन है, पिछले सवाल जवाब हैं, पास्ट पेपर्स की डिस्कशन है। इतना सारा टाइम बर्बाद हो रहा होता है। टेस्ट होते हैं, हर अगले दिन टेस्ट पे आधे घंटे टीचर दुखी तकरीर करता है कि बच्चे टेस्ट देने नहीं आए, फिर टेस्ट की डिस्कशन होती है। तो इफेक्टिवली एक फुल फ्लैश सेशन में टीचर के पास जो प्रॉपर पढ़ाने वाले आवर्स बनते हैं वो थोड़े से ही होते हैं। आप देखें जैसे इंटरनेट पे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में चल रहा होता है जी कस्टमाइज बैच आ गया जी फलाना जगह का। अब कस्टमाइज बैच क्या होता है? उनकी 150 आवर्स की क्लासों में से कट कर करके जब देखा होता है कि टीचर ने पढ़ाया कितना, तो बैच बनता है 40 आवर्स का, 35 आवर्स का, 38 आवर्स का। अकाउंटिंग जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए, पता लगता है 60 आवर्स का क्रैश वो है कस्टमाइज बैच। एक्चुअल आवर्स होते हैं 250, लेकिन उसमें से जब देखते हैं कि पढ़ा कितना, क्योंकि बाकी टाइम तो डिस्कशन इधर उधर की चलती रही, टेस्टों पे चलती रही, परेशान होते रहे, मोटिवेशन वगैरह। तो इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, अगर मैं ऑडिट के अपने पूरे सेशन को जिसमें 1.25 घंटे की क्लास चलती है थ्रू आउट, अगर मैं उसमें से काम के मिनट्स कट करके निकालने की कोशिश करूं तो मैंने पूरे सेशन में शायद 35 घंटे सही वाला पढ़ाया होगा और स्लो पेस पे पढ़ाया होगा। तो यहाँ हम 20 घंटे पढ़ेंगे लेकिन तेज पेस पे पढ़ेंगे। और आप लोगों से मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं कि आप तेज पेस पे परेशान होंगे। आप तो मेरे उस स्लो पेस को 1.5 या 2 पे चला के सुनते हैं। तो आप तो टेक्निकली क्रैश कोर्स के सबसे मौजूद ऑडियंस हैं। आप तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए ओरिएंटेशन का दिन जो है ना, कल परसों मुझे 1-2 बच्चों ने पूछा सर कल पढ़ाएंगे तो नहीं ना, ओरिएंटेशन ही है ना खाली। वो मैंने कहा भाई यही तो गेम है। ओरिएंटेशन में हमने प्लान समझना है, चीज़ें समझनी है। तो हमने क्रैश कोर्स में ये आइडेंटिफाई किया है कि जब लोग, अगर एक बच्चा मुझे क्रैश कोर्स के पहले दिन मिले ना, मैं ये आई कैप में भी बात करता था, आई कैप में 5 दिन का क्रैश है, एक बच्चा आके कहता है सर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। मैं उसे कहता हूँ अगर ये 5 दिन तुमने सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ा ना और कुछ नहीं किया तो तुम बाय द एंड ऑफ 5 डेज 70 से 80% लेवल पे जा चुके होगे। जब उसने 5 दिन पढ़ना ही वही है, सुनना ही वही है, देखना ही वही है, याद ही उसी को करना है, प्रॉपर कवर ही उसको करना है, तो बहुत होता है इतना टाइम। यहाँ से मैं आपको वो फोकस की स्ट्रेटेजी पे बात करूँ, टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। आज अब ज़ाहिर है ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन में मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक स्ट्रेटेजी पे हम बात करें, फोकस स्ट्रेटेजी। एक शख्स 1 आवर डेली 100 दिन तक एक काम करता है, 100 दिन, हर दिन 1 घंटे काम करता है। कितने आवर्स लगाए इसने? एक दूसरा शख्स है वो 8 आवर्स काम करता है 6 दिन। कितना टाइम लगाया? ये वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और वो नहीं कर पाता। अजीब सी बात है। कभी भी इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज, एक स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी फोकस, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मैं पहले क्या करता था, मैं हर दिन अपनी कोई भी किताब आगे आनी होती तो हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा सा काम करता रहता था और 5-6 महीने काम करता था। फिर जब से स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया तो मैं क्या करता हूँ, 4-5 दिन के लिए लाहौर से गायब हो जाता हूँ, किसी भी जगह अपने आप को जाके किसी जगह बंद कर लेता हूँ कि हाँ मैंने अब किताब पे काम करना है। 5 दिन बाद किताब कंप्लीट करके वहाँ से निकलता हूँ, जो 6 महीने में भी ना हो पाती। फोकस स्ट्रेटेजीज, जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, एक चीज़ को अच्छी तरह से टाइम देते हैं, जब आपने हर वक्त सोचना ही उसी को है तो वो तेज़ी से होती है।
जब आपने ऑडिट के बाद FR2 पे जाना है तो पहले तो ये सोचने पे लगा देना है कि FR2 तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसके लिए तो मुझे कैलकुलेटर पकड़ना होगा। आप कैलकुलेटर ढूंढ रहे हैं, फिर रजिस्टर ढूंढ रहे हैं, फिर पढ़ने बैठे हैं तो किताब सामने आती, दिल कर रहा रट्टा मार लें, फिर याद है नहीं भाई ऑडिट नहीं चल रहा, FR2 चल रहा है। उसको करना शुरू ही करते हैं, पता लगता है कि पौना घंटा तो गुजर चुका है। और अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़े ही होते हैं कि आप टाइमर देखते हैं कि हो आज तो मैंने 1.5 घंटे पढ़ना था इसे, आप उसे साइड पे कर देते हैं, MFA उठा लेते हैं। अब उसका एक अलग ही मिजाज है, फिर दोबारा से समझना पड़ता है उसका क्या मिजाज था, उसमें थ्योरी पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से। तो हर दिन जब आप इतने सारे कामों में बार बार अपने आप को शिफ्ट करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। पेपरों की छुट्टियों में भी एक स्टूडेंट है, वो कहता है मैं 4 पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह के वक्त 2 घंटे ये पेपर पढ़ूंगा, दोपहर को 2 घंटे ये पढ़ूंगा, शाम को 2 घंटे ये, रात को 2 घंटे ये। पहली बात है कि वो चारों के आवर्स पूरे नहीं कर पाता, और दूसरी बात ये है कि वो उस दौरान बार बार परेशान रहता है और हर दिन उसे लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। फिर एक स्टूडेंट क्या करता है, वो 6 दिन ये एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वो 6 दिन उस सब्जेक्ट के पीछे ऐसा पढ़ता है कि उसके 40 पास पेपर के सवाल हाथ से करके बैठ जाता है उन 6 दिनों में, और 6 दिन बाद वो 90% लेवल पे होता है, जो 1.5 महीने के बाद भी वो ना होता। तो अगर वो 6-6 दिन करके चारों सब्जेक्ट को दे रहा है तो वो 24 दिनों के अंदर उन सबको 90% पे ले जाएगा, और फिर आखिरी दिनों में वो 2-2 के कम्बिनेशन को साथ लेके चल सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है फोकस। आप लोग फोकस नहीं करेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं वो फोकस नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। अगर एक बच्चा एंड पे पहुंचा है ना और उसने आगे कहा सर आपका क्रैश कोर्स आ रहा है, मैं ज्वाइन कर लूँगा, मेरा ऑडिट पास होने का चांस है, मैं कहूँगा अगर आपने उन दिनों वाकई पढ़ा तो चांस बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जो पढ़ता आया होता है ना वो फिर क्रैश में सीरियस नहीं होता। सीरियस कौन होता है? जिसे नहीं पढ़ा होता। जो ICAP में पहले दिन आगे मिलता है सर मैं तो बिल्कुल तबाह हो जाऊँगा, तो मैं कहता हूँ अच्छा 5 दिन वादा करते हो सिर्फ ये पढ़ोगे? उसने कहा सर अब मैं जो मर्जी वादा ले ले मेरे से, अब तो मैं तैयार हूँ। तो वो 5 दिन उतना पढ़ लेता है कि जो पढ़ा हुआ बच्चा उससे आगे निकल जाता है। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप ये 10 दिन सिर्फ ऑडिट करेंगे तो ये मेरी कम अकली होगी, बेवकूफ़ी होगी कि मैं इतने मैच्योर स्टूडेंट्स के बारे में ये सोच रहा हूँ कि वो 10 दिन सिर्फ ऑडिट करें। हाँ, इन 10 दिनों में 3 से 4 ऐसे दिन हो सकते हैं जब यहाँ अहम टॉपिक हो और वो आपका कमज़ोर भी हो। तो अगर आपने उन दिनों में सिर्फ ऑडिट को पढ़ा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तक कवर कर लेंगे। यहाँ का एक दिन रेगुलर क्लास के 1.5 से 2 हफ्ते के बराबर है। आपने 1.5-2 हफ्ते का एक चैप्टर छोड़ दिया, इसमें जिस दिन वो वाला चैप्टर आया, फॉर एग्जांपल ये चैप्टर आपने अभी तक नहीं किया, आप इस दिन ये चैप्टर का लेक्चर सुने, इसी दिन इसके पास पेपर देखें, इसी दिन इस पर काम करें, इसी दिन। और इसमें यही बात है कि पास पेपर दिखाने का काम भी हम करेंगे, कॉन्सेप्ट सिखाने का काम भी हम करेंगे। अब आपने रिवाइज करना है और थोड़ी सी उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है। तो अगर आपने वो दिन सही से ईमानदारी से दे दिया तो चैप्टर 12 आपको ज़िंदगी में दोबारा तंग नहीं करेगा। तो फोकस स्ट्रेटेजी इज़ कि आप कम चीज़ों पे फोकस करें और ज़्यादा फोकस करें। 10 काम 20% करने से बेहतर है कि 2 काम 100% कर लिए जाए। तो तैयारी करते हुए भी ये तजर्बा करना है, किसी दिन तजर्बा करना है, किसी दिन ना एक अकेला सब्जेक्ट उठाना है और पूरा दिन उसे देना है। दिन के एंड पे आपको लगेगा कि आपने 25-30% ख़त्म कर दिया वो सब्जेक्ट। आप हैरान होंगे, आप अपने आप से पूछ रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। कैश फ्लो एक बड़ा टॉपिक माना जाता है, कुछ लोग मुश्किल टॉपिक भी मानते हैं। आप सुबह के वक्त कैश फ्लो उठाएं और उस पूरा दिन सिर्फ कैश फ्लो करें। शाम के वक्त, रात के वक्त आप 20-25% ऑफ दैट थिंग, ये मतलब आप कहेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ जो 20 नंबर 18 नंबर इतने नंबर के लिए पेपर में आता है ये मेरा बिल्कुल डन हो गया, साइड पे हो गया। जब आपने पूरा दिन दिया होगा तो आपने हर तरह के मेथड को भी देखा होगा, टीचर के लेक्चर्स को भी देखा होगा, सवाल भी किए होंगे, पास पेपर्स के सवाल भी बार बार रिपीट किए होंगे। तो क्रैश को स्टार्ट करने से पहले बताना ज़रूरी है कि यस 10 दिनों वाला बंदा भी 6 महीने वाले बंदे से ऊपर जा सकता है, सिर्फ इरादे की ज़रूरत है। तो अगर आप कमज़ोर रहे हैं, अगर आपका ऑडिट हल्का चल रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, आप इस वक्त सबसे राइट कैंडिडेट हैं। और अगर आपका ऑडिट अच्छा चल रहा है, अगर तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर आपको क्रैश की ज़रूरत नहीं है, वाकई नहीं है। आपको पास पेपर के सेशन की ज़रूरत है, वो जो डेली सर उसामा का चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। आप अच्छी तरह से हर दिन अपने हिसाब से रिवाइज़ करें और जाके उस क्लास में बैठें, पास पेपर को अटेंड करें। क्योंकि ड्राफ्टिंग इज़ द थिंग जो मैं पूरे सेशन कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन आपको गन पॉइंट पर टेस्ट नहीं दिलवाए जा सकते, आपको आपका दाखला कैंसिल नहीं किया जा सकता टेस्ट ना देने पे। ICAP को हम नहीं रोक सकते कि इस बच्चे को पेपर नहीं देने देना कि ये तो टेस्ट नहीं देता था। तो चूंकि हम ट्यूशन सेंटर हैं तो आप हमारी ख्वाहिश पे टेस्ट नहीं देते थे। अच्छा, उस वक्त हमारा दिल करता था आपको पढ़ाने का, अब बड़ा मज़ा आएगा।
अब आप कहेंगे सर टेस्ट नहीं आया, हम कहेंगे यार आ जाएगा देखो अभी, और नहीं सर टेस्ट, सर वो टेस्ट आएगा तो मैं टेस्ट पे काम करूंगा। अभी पिछली क्लास में एक भाई जाते जाते भी, जो भाई मेरे साथ खड़े थे, तो वो कहते सर उस टेस्ट में वो वाले सवाल में ये वाली चीज़, इतनी मुझे सीरियसनेस कभी नज़र नहीं आई जितना इस वक्त। तो इस वक्त जो है ना मज़ा आएगा। एक कमेंट बताता हूँ, एक कमेंट मुझे अक्सर बच्चे करते हैं, वो कहते हैं सर आप रेगुलर क्लास में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते जितना आप क्रैश क्लास में पढ़ाते हैं। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि भाईजान ये आप हैं जो अब सुधर गए हैं, मैं पहले भी वैसा पढ़ा रहा था, मैं भी वैसा पढ़ा रहा हूँ, पहले आप वैसा सुनते नहीं थे। अब जब मौत नज़र आ रही है, अब आप हर चैप्टर को, अब वो ज़ाहिर है एक चैप्टर 2 हफ्ते में हुआ और एक चैप्टर 1 दिन 2 घंटे में हुआ है, फ़र्क होगा। लेकिन इस वक्त उस बंदे के अंदर जज्ब करने की सलाहियत है। इस वक्त वो कह रहे हैं आन दो, इस वक्त जितना ज़्यादा से ज़्यादा माल है दे ही जाए, मैं करता जाऊँगा। तो अगर आप में वो लगन है ना, तो इंशाल्लाह ताला हम ये जितने भी टाइम इसको कवर करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। बस आपने कोशिश करनी है कि इसको साथ साथ लेके चलें। इस दफ़ा एक ख़ास बात है जो हमेशा नहीं होती थी, जो मुझे लगता है कि ये एक तजर्बा अगर कामयाब हुआ तो हम इसको रिपीट करेंगे। क्रैश कोर्स नॉर्मली क्या होता था, लगातार 10 दिन पे होता था। पिछली दफ़ा हमने लगातार 8 दिन का किया था। इस दफ़ा हम 11 दिन कर रहे हैं, लेकिन 3 हफ्तों में तोड़ के कर रहे हैं, यानी बीच बीच में ब्रीदिंग स्पेसेस हैं आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि लाइन से शुरू हुए हैं और धड़ाधड़ पड़े जा रहे हैं, थक रहे हैं, सारा कुछ है। ये तजर्बा करेंगे, अगर तो इससे फ्लो टूट जाता है तो अगली दफ़ा ये तजर्बा ऐसे नहीं करेंगे, हम दोबारा उसको कनेक्टेड 10 दिन पे ले आएंगे। यानी कनेक्टेड 10 दिन फिर ऐसे होते हैं कि फिर संडे भी ऑन होता है, सैटरडे भी ऑन होता है, फिर लाइन से चल रहा होता है, जिस तरह से ICAP में होता है कि लाइन से 5 दिन हुआ और ख़त्म। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये तजर्बा किया। इस तजर्बे के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि दरमियान में 9-10 मुहर्रम भी आ रही थी, और जो करंट बैच है, मतलब मैं उसे ख़त्म करके मंडे पे क्लास शुरू करनी थी, लेकिन करंट बैच में कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से जो है ना वो 2-3 दिन आगे डिले होता चला गया, जिनमें से अभी भी एक टॉपिक सैम्पलिंग जिसका भाई ने जिक्र किया, जिसको हमने फिर किसी और दिन के ऊपर कवर करने का सोचा है। तो कहने का मतलब है कि ये तजर्बा आप किया है, इसको 3 हफ्ते पे डिवाइड करने का, ताकि आप भी आराम से लोड को डिवाइड कर सकें और आप कभी भी ये घबराई हुई फील ना हो कि जी हम बहुत पढ़ रहे हैं। तो क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? ठीक है। 2 स्पेशल सेशन कौन कौन से चैप्टर्स के हैं? चैप्टर 14 और चैप्टर 3। जब ये वीक हमारा ख़त्म होगा तो यहाँ एक स्पेशल सेशन है, और जब ये वीक ख़त्म होगा तो यहाँ एक स्पेशल सेशन है। तो हर दिन उस चैप्टर के पास पेपर साथ साथ चल रहे होंगे, लेकिन वो 2 स्पेशल सेशन हैं। ये 2 उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे हैं जिनमें से पेपर में काफ़ी सवाल आते हैं। चैप्टर 14 और चैप्टर 3 15 में से 2 चैप्टर्स हैं, तो रफली इसमें से कितने नंबर के सवाल आ जाते होंगे? 10, 12, 15, 20। पास पेपर एनालिसिस देख के आपको एहसास होगा कि ICAP बहुत ही जोश में आ गए इन चैप्टर्स को लेके, और इतनी हैरत होगी। अब पहले दिन भी मैंने ये दिखाया, लेकिन पहले दिन आपको वो हैरत ही नहीं हुई, क्योंकि आपको पता ही नहीं था चैप्टर 3 क्या चीज़ है, चैप्टर 14 क्या चीज़ है। अब इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा, आपको एक बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि ज़रा समझ आएगा। इससे पहले कि हम पास पेपर एनालिसिस की तरफ जाएँ, ले ओरिएंटेशन अब शुरू हुई है, पहले पता नहीं क्या हो रहा था। मेन इश्यूज़, ऑडिट के साथ मेन इश्यूज़ क्या हैं, ये सवाल मैं पहले दिन भी पूछता हूँ, और ये सवाल मैं क्रैश के पहले दिन भी पूछ रहा हूँ। क्या है प्रॉब्लम इस पेपर के? R2 बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका, कि आप R2 करते करते ऑडिट की तरफ आते ही नहीं। कुछ लोग R2 नहीं कर रहे, वो MFA कर रहे हैं, तो वो MFA इतना करते रहते हैं कि ऑडिट गरीब की बारी नहीं आती। और ड्राफ्टिंग, राइटिंग के इश्यूज़, ये वाहिद थ्योरी का पेपर है जिसमें अच्छी इंग्लिश चाहिए। MFA में चाहिए, लेकिन थोड़े से जगह के लिए, थोड़े से नंबर के लिए। इधर आपको पूरे पेपर में अच्छी ड्राफ्टिंग चाहिए। और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है इसका, सिलेबस किसी और थ्योरी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। बाकी थ्योरी बहुत छोटे होते थे, इसका सिलेबस अच्छा तगड़ा सिलेबस है। इसमें अंडरस्टैंडिंग एक अच्छा खासा इशू है, चीज़ें कई दफ़ा समझ नहीं आ रही होती, जब समझ ना आए तो याद भी नहीं होती। लॉ में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते थे, नहीं होता था, रटा मार लेते थे। अकाउंटिंग, एक प्रॉब्लम ये है कि इसका अकाउंटिंग से ताल्लुक़ है, और प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटिंग कई दफ़ा वीक होती है, तो इधर ऑडिट में भी मार खा जाते हैं। और क्या चीज़? TS? अच्छा ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, तो जाहिर है जो फुल टाइम स्टूडेंट है उसको टाइम ज़्यादा मिलता है, और जो जॉब कर रहा होता है वो ज़्यादा जल्दी पास करता है। क्यों? फोकस, जिसको पता है उसके पास पूरा दिन है।
उसने अकीदत से पढ़ना ही नहीं। और जिसको पता होता है ना कि मेरे पास सिर्फ ये 2-3 घंटे हैं और मैंने खर्चा भी चलाना है, मैंने घर वालों को भी सपोर्ट करना है, तो वो जो कम पढ़ता है वो अच्छा पढ़ता है, क्योंकि वो नीड को पढ़ता है। और आप लोगों का चूँकि ईजी होता है, सुकून है, वालिदैन ने पैसे दिए, मैं कोई बात नहीं, अगली बार फिर दे देंगे। तो जिसको ये परवाह नहीं होती ना, उसका पेपर डिले हो जाता है। तो देयर इज़ नो को रिलेशन बिटवीन कितने आवर्स पढ़ा और पेपर पास हुआ। ये झूठ है कि बच्चे 5 महीने पढ़ते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, असल में लोग 2 महीने पढ़ते हैं बस। हमें अपनी लाइब्रेरी को देख के नज़र आ रहा है। मैं कल परसों रात 12 बजे भी लाइब्रेरी ऐसे जनाब फुल भरी हुई, मैंने कहा ये क्या हो गया इन बच्चों को, ये कर क्या रहे हैं, ये इनके अंदर कौन सी आत्मा आ गई है। बच्चे भी वही हैं, सब्जेक्ट भी वही हैं, लेकिन टाइम करीब हो गया है। अब जब टाइम करीब हो गया है तो टेक्निकली आप लोग हमेशा से आखिरी 1-2 महीने पढ़ते थे। तो अगर इस दफ़ा आपको ये दुख हो रहा है कि आप नहीं पढ़ पाए, तो ये मत भूलें कि आप ऐसे ही थे। तो ये जहन से निकाल दें कि आपके पास कम टाइम है, आप नहीं पढ़ सकते। आपने जिस तरह से अभी तक पढ़ा है, आप अभी भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। आप उस वक्त भी पास हुए हैं, इंशाल्लाह अभी भी पास होंगे। जब डर गए ना कि मेरे पास कम टाइम है, वहाँ ख़त्म हो जाएगा मामला। बात समझ आई? तो डरना नहीं है। कंप्यूटर से पूछते हैं। मिस्टर कंप्यूटर ने कहा भाई अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑडिट के अंदर अंडरस्टैंडिंग एक अच्छा खासा प्रॉब्लम है कि ये समझ नहीं आता कि चीज़ें क्या हैं, किस तरह से, फिर रिटेन नहीं हो पाता। माइंड मैप्स, चीज़ें इतनी सारी हैं, रट्टा तो मारना नहीं होता उस तरह से, तो मैप बनाना पड़ता है कि उसमें क्या था, उसमें 3 बातें क्या थी, उसमें 5 बातें क्या थी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई कैप के सवाल अपने अंदर एक बहुत बड़ा इशू है। राइटिंग के भी इशूज़ हैं। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ऑडिट पढ़ा नहीं जाता, फिर जहन में नहीं बैठता, फिर सवाल समझ नहीं आता, फिर जवाब लिखा नहीं जाता, और फिर उसके बाद जब आप लिख देते हैं तो उससे पढ़ा नहीं जाता। इतने सारे मसले हैं। तो इन सारे मसलों को हमने हल करना है। हमने इस क्रैश में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेंशन वाली चीज़ है, शायद उसके ऊपर हम स्लाइड्स तो दिखा सकें, लेकिन इसमें इतनी मदद ना हो सके जिसमें आपने खुद से याद करना हो। लेकिन आईकेप के सवाल, राइटिंग के इशूज़, इन सब पे काम करना है। देन इस COS/MFA FR2 FR1 जो है नॉर्मली लोगों का जो है वो पास हुआ वो होता है ऑर्डर तक पहुंचने तक, लेकिन बहरहाल एक्सेप्शंस होती हैं। कॉस्ट या MFA, इन दो में से कोई एक साथ चल रहा होता है, और FR2। तो इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल पेपर जब आपको आके टकराता है तो फिर ऑडिट बेचारा रोल जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ऑडिट मुश्किल पेपर नहीं है, मजलूम पेपर है। ऑडिट इतना मुश्किल ना होता अगर इसके आसपास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स ना होते, क्योंकि आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को इतना टाइम दे देते हैं कि ऑडिट को उसका टाइम नहीं मिल पाता। अगर ऑडिट को उसका असल टाइम मिल जाए तो ऑडिट मुश्किल नहीं है, उसको उसका टाइम नहीं मिलता। एक चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, आप समझते हैं कि ऑडिट मुश्किल है, जब ऑडिट से डरते हैं ना तो फिर ऑडिट नहीं होता। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर किया जाए तो सब पॉसिबल है। हाँ, ये तो किताब पे लिखा हुआ है मेड ईजी, ऑडिटिंग मेड ईजी। तो अगर आप इरादा बना लेंगे तो सब पॉसिबल है, लेकिन इरादा बनाना ज़रूरी है और डरना नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ऑडिट का खौफ इतना है, लोग पता नहीं वो डर के मारे किताब खोलते उन्हें डर लगता है कि नहीं ऑडिट तो दूसरी अटेम्प्ट में पास होता है, किताब बंद कर देते हैं। तो इतना नहीं डरना, इतना भयानक पेपर नहीं है। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच असल प्रॉब्लम। लोग पूरे ऑडिट को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, फिर कोई उन्हें आके कहता है भाई सारा रट्टा नहीं है, कुछ लॉजिकल सवाल भी आते हैं। फिर वो सारी किताब को लॉजिकली देखना शुरू कर देते हैं, तो कोई आके बताता है सारी लॉजिकल नहीं है, कुछ रट्टे वाले सवाल भी आते हैं। तो तंग आके किताब को साइड में फेंकते हैं कि एक दफ़ा कोई मुझे बता ये दे कि याद क्या करने और लॉजिक कहाँ है। तो मैं वहाँ थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ कि आपको हर चैप्टर का एक मैप बता दूँ। मैंने पहले दिन ये मैप बताया, लेकिन उस वक्त आपको उतना नहीं पता था, आप माइनर थे, ठीक है, इस सब्जेक्ट के हवाले से। अब आप मेजर हो चुके हैं, अब आपने सारे चैप्टर्स देख लिए हुए हैं। मेरी असम्पशन ये है कि जो यहाँ लोग आए हुए हैं उन्होंने कम से कम एक दफ़ा ऑडिट पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने ऑडिट सिरे से नहीं पढ़ा हुआ, पहली दफ़ा पढ़ने लगे हैं, तो फिर इन 10 दिनों में फिर ख़बरदार जो कोई और सब्जेक्ट किया। हमारी क्लासें ख़त्म होने के बाद भी कम से कम 1 महीना आईकेप के एग्ज़ाम में रहता होगा, क्रैश ख़त्म होने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है। आप अगर ये 10 दिन सही से ऑडिट को देते हैं, उन लोगों की बात करूँ जिन्होंने नहीं आता या जो बहुत ही 25-20% से भी नीचे लेवल पे हैं, उनको फिर चाहिए कि वो अगले 10 दिन ऑडिट के नाम करें। आज तो एक अप्रोच बनानी है। तो चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच की तरफ हम बात करेंगे कि ये क्या है और किस तरह से है। पास्ट पेपर एनालिसिस की बात करते हैं। ऑटम 2014
ऑटम 2014 ही क्यों, इससे पीछे क्यों नहीं? हम तो बहुत सारी अटेम्प्ट है बीच में काउंट कर सकते हैं। उससे पीछे पेपर का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता था। जिस तरह से आपको ये एक स्कीम नज़र आती है ना, एजुकेशन स्कीम 2021 की, इसी तरह से 2013 में भी एक एजुकेशन स्कीम आई थी जिसका पहला पेपर हुआ था ऑटम 2014 में। जब इस सिलेबस को, जब इस सब्जेक्ट को उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया था। पहले ये बहुत मुश्किल पेपर होता था, इम्पॉसिबल पेपर होता था। पहले इसमें पूरे सेशन में बच्चे जो पास होते थे वो होते थे 61, 85, 70 पूरे पाकिस्तान में। ये इम्पॉसिबल पेपर कंसिडर किया जाता था। ICAP को फिर एहसास हुआ, उन्होंने इस पेपर का लेवल फिर हल्का किया, अपनी किताबें दी, तो 2014 से हमें ट्रेंड डिफरेंट नज़र आने शुरू हो गए। तो ऑटम 2014 से अगर हम आगे आएँ स्प्रिंग 2023 तक, तो ये सारी अटैम्प्ट्स का एनालिसिस है। आपके सिलेबस में 4 ग्रेड्स हैं। अगर मैं ये आपको बताऊँ, 4 ग्रेड्स हैं हमारे सिलेबस में। एक इसको हम कहते हैं ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स, 15 से 25 नंबर की ग्रेड। इसमें चैप्टर 1, 2 और 13 आता है। चैप्टर 1, 2 और 13 15 से 25 नंबर की ग्रेड। फिर एक ग्रेड है 15 से 20 नंबर की, अकेला चैप्टर नंबर 3। ये मैंने स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, अक्सर लोग स्टैंडर्ड्स से आशना नहीं होते, तो ये हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे। तो ये 15 to 20 मार्क्स चैप्टर 3। 10 से 15 चैप्टर 14 के 700 सीरीज़ के 4 स्टैंडर्ड और चैप्टर 15 जो कि वो ज़्यादा नहीं पूछते। तो मेनली ये 4 स्टैंडर्ड, ये वो एरिया है जिस पर हमने स्पेशल सेशन रखा है, ये वो एरिया जिस पर हमने स्पेशल सेशन रखा है। ये 2 एरियाज़ हैं जिनकी साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी। और इन 3 एरियाज़ के बाद जितना भी कचरा मचरा है वो सारा इधर इकट्ठा कर दिया, इधर सारे चैप्टर्स को उन्होंने कंबाइन कर दिया। पहले इंटरनल कंट्रोल की एक अलग ग्रेड होती थी तो उससे सवाल ज़्यादा आते थे, अब वो ग्रेड नहीं रही, अब वो मर्ज हो गया है, तो ऐसे में अब उसकी वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी एक ज़माने में हुआ करती थी। तो सिलेबस बार बार बदलता रहता है। इस ग्रेड के हिसाब से अगर मैं पास पेपर एनालिसिस की बात करूँ, ग्रेड ए ICAP ने कहा 15 से 25 नंबर। रीसेंट पेपर, अगर मैं रीसेंट 5 पेपर देखूँ, 20, 19, 18, 20, 17, इस वक्त अगर आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लें, किबला सर जी सही वाला, अच्छा वाला, चूँकि ये बारीक है ना तो फिर कई दफ़ा रीड करते हुए, ठीक है, 20, 19, 18, 20, 17 और उससे पीछे जाए 23, 17, 25, 25, तो सम हो एवरेज अगर मैं निकालूँ 20%, वेटेज ICAP ने कहा था 15 से 25। गौर से देखिए तो चैप्टर 1 है, आसान सा चैप्टर है, कमती लॉ के अंदर कुछ टेक्निकल बातें होती हैं। 2 बहुत ही छोटा सा सीधा सा रट्टे वाला चैप्टर है। 13 लॉजिकल है, लेकिन एक ही तरह की लॉजिक के सवाल आते हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये ग्रेड बनाई हुई उन्होंने 15 से 25 नंबर की, जिसमें औसतन 20 नंबर के सवाल हमें नज़र आ रहे हैं। सेकंड ग्रेड चैप्टर 3, और इसमें सिर्फ चैप्टर 4 का एक छोटा सा टॉपिक उन्होंने ऐड किया, और ये अभी ऐड किया है, इससे पहले नहीं होता था, ये एक आधा टाइम पहले उन्होंने ऐड किया है। तो इसके अंदर अगर आप देखिए 19, 20, 20 इस तरह से करके हमारे पास सवाल आ रहे हैं। फिर चौथी ग्रेड में आए, चैप्टर 14 रिपोर्ट्स 24, 15, 14 ये इस तरह से करके। अच्छा, चैप्टर 14 का कुछ हिस्सा यहाँ है और कुछ हिस्सा यहाँ है। तो आप ये देखें कि जो इधर से आ रहे हैं वो भी हैवी नंबर के हैं और जो इधर से आ रहे हैं वो भी हैवी नंबर के हैं। तो ये चारों ग्रेड्स में से जो उन्होंने कहा है 15 से 25 20% पूछा है, 15 से 20 औसतन 15 पूछा है, लेकिन पीछे अगर आप देखें नई स्कीम के बाद से जब से उन्होंने ये इसको ग्रेड एलोकेट किया है 20 नंबर के आसपास वहाँ से पूछ रहे हैं। 45 से 55 कहा 50% आया, तकरीबन बात समझ आती है। 10 से 15 कहा 14% आया, समझ आता है कि ICAP काफ़ी हद तक अपनी ग्रेड को मोटा मोटा फॉलो कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअली थोड़ा बहुत वो प्लस माइनस कर लेता है। मेरे पास अगर एक ऐसी शीट आए तो मैं हमेशा उसको कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे सॉर्ट करूँ कि ज़्यादा नंबर वाले ऊपर हो जाएं और कम नंबर वाले नीचे हो जाएं। लेकिन कुछ चैप्टर टूटे हुए भी हैं, जैसे चैप्टर 4 का कुछ पोर्शन यहाँ डाला हुआ है, कुछ कहीं और। तो जब इसको दूसरी तरह से सॉर्ट करें तो हमारे पास आ जाते हैं सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज़। सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज हमें बताते हैं चैप्टर 14 औसतन वेटेज 21%। अगर मैं उन सारी अटैम्प्ट्स की औसत एवरेज निकालूं तो 21%। अगर मैं पिछली 5-6 अटैम्प्ट देखूं 24, 37, 37, 28, 24, 27, एक अटैम्प्ट में बड़ा कम हो गया, लेकिन आप ये देखें ये औसतन चैप्टर 14 से सवाल आ रहे हैं। जो लोग ICAP की किताब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, ऑडिट फाइनलाइजेशन, इसमें 700 सीरीज़ और 500 सीरीज़ के 3 स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं, 560, 70, 80 और 700 सीरीज़ में 700, 701, 705, 706।
क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि वो ICAP की किताब को नहीं फॉलो कर रहे होते, किसी टीचर की किताब को फॉलो करते हैं, तरतीब थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है। तो इसलिए मैं साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी बताता जा रहा हूँ ताकि आप अपनी अपनी किताब पे उसको ट्रेस करना चाहें तो ट्रेस कर लें। चैप्टर 13 कोड ऑफ एथिक्स औसतन 12% के लिए आ रहा है। चैप्टर 5 औसतन 11% के लिए आ रहा है। क्यों? चैप्टर 5 की एक अलग ग्रेड बन गई थी, लेकिन अब आप ये देखेंगे जैसे ही उन्होंने ग्रेड खत्म की तो उन्हें लगता है कि नहीं, चैप्टर 5 पे बिलावज हम सवाल पूछ रहे थे, वो उठा के सवाल कुछ और जगह पे पूछना शुरू हो गए। तो चैप्टर 5 एक ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था अलग ग्रेड आइटम की वजह से, अब वो ग्रेड नहीं रही। तो चैप्टर 5 में आपको सवाल अभी ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन चैप्टर 5 थोड़ा सा प्रेफरेंस में पीछे चला गया है। बट मेरे एनालिसिस में ये टॉप 4 चैप्टर्स में आ जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रेड होती थी तो इससे पीछे मुसलसल सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो टेक्निकली 58% ऑफ द पेपर 4 एरिया से। एक काम करते हैं, अपने वो 2 चैप्टर जोड़ते हैं, 14 और 3। 24 और 15 कितना होता है? 39। रीसेंट पेपर में 39 नंबर का पेपर आया है 14 से और 3 से। उससे पीछे चलते हैं, 37 और 20 57, आधे से ज़्यादा पेपर 2 चैप्टर्स में से आया है। उससे पिछले अटेम्प्ट में चलते हैं, फिर 57, उससे पीछे चलें 39, उससे पीछे चलें 39, उससे पीछे चलें, उससे पीछे चलें। तो तकरीबन आप ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 39 से 57 के दरमियान की वेरिएशंस नज़र आ रही हैं। आई कैन से कि 40 से 55% का पेपर इन 2 चैप्टर से आ रहा है। तो इन 2 चैप्टर्स पे तो आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करना है। इन 2 चैप्टर्स की तवज्जो हमेशा बाकी चैप्टर से अलग होनी चाहिए। इसीलिए इन 2 चैप्टर्स के पास पेपर्स के जो सेशंस हैं वो अलग से ही प्लान किए हुए हैं कि ये 2 चैप्टर्स को सही से इनका हक अदा होकर मिले, कि मेरे लेक्चर्स अलग से हों, वो भी अच्छे टाइम के हों, और देन पास पेपर का सेशन हो तो वो भी 4-4 घंटे के ऊपर स्प्रेड हुआ हो। तो ये इस तरह से, अगर सुपर इंपॉर्टेंट की बात करें तो 4 सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, 4 चैप्टर्स जिनमें से 58% पेपर आ रहा है। फिर सुपर इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं, यानी कि अगर हम अलग अलग उनकी बात करें तो चैप्टर 9 में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन और चैप्टर 1 का कंपनीज एक्ट, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो इंडिविजुअली भी अच्छे नंबर के लिए पूछे जा रहे हैं, 5% 6% के लिए। तो 5 6 11 तकरीबन 69-70% अगर मैंने पूरा करना है तो मैं ये 4 चैप्टर पकड़ूंगा। चैप्टर 9 का एक टॉपिक पकड़ूंगा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, और चैप्टर 1 का एक टॉपिक पकड़ूंगा कंपनीज एक्ट। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हम पेपर के 70% के आसपास पहुंच जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमने ये वाले करने नहीं है, नीचे वाले। कहने का मतलब है कि फोकस करते हुए हमने ज़्यादा तवज्जो किधर देनी है वो हमें पता होना चाहिए। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? पक्का? अब उस मैप की तरफ चलते हैं। मैप से पहले बुक कौन सी फॉलो करनी है? अगर आप ICAP की किताब फॉलो कर रहे हैं तो भी अच्छा है, आप मेरी किताब फॉलो करें तो भी अच्छा है, आप किसी भी और टीचर की किताब फॉलो करें तो भी अच्छा है। बुक जो मर्जी यूज़ करें, कोई मसला नहीं। इस टाइम पे अगर सेशन के स्टार्ट में आप आते हैं तो फिर मैं आपसे कहता है कि आप ICAP की किताब ही मेरी किताब को लेके चलें, ताकि आप एक ही सीक्वेंस में चलें। तो कुछ टीचर्स की किताबें किसी एक डिफरेंट तरतीब से होती हैं, तो अगर टीचर ICAP की तरतीब से चल रहा हो और वो किताब किसी और तरह, तो आप पूरा सेशन परेशान ही रहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक इस वाली किताब के कौन से सफ़े पे है। वो रिकनसाइल करना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ सेशन सारी किताबें 100% सिलेबस कवर करती हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करती हैं। तो मैं कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक कराते हुए उसके स्टैंडर्ड का नाम भी बोल दिया करूँगा, तो ताकि आप उस स्टैंडर्ड के नाम से अपनी रेलेवेंट किताब में उस स्टैंडर्ड को ट्रेस कर लेंगे। हाँ भाई, ये इधर इस वाली किताब में किस जगह पे लिखा हुआ है। तो इसलिए बुक जो मर्ज़ी फॉलो करें, इस टाइम पे बुक चेंज नहीं करनी। आप अगर एक बुक पढ़ रहे हैं और कंफर्टेबल हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि ठीक है जी सर से पढ़ रहे हैं तो सर की किताब फॉलो कर लें। किताब मत बदलें, बस उस टॉपिक को रेलेवेंट किताब में ढूंढ लें। अक्सर क्या होता है कि जो ICAP की किताब के पैटर्न से हटते हैं, फिर वो एक रिकन्सिलिएशन सी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं कि मेरी किताब की ये चीज़ ICAP की किताब की फलाना जगह पर है। आप रेलेवेंट TA से भी पूछ सकते हैं। तो सिर्फ एक दफ़ा आपने उसको क्रॉस लिंक कर लेना है कि अगर मैंने चैप्टर 12 आपको कराया है तो वो चैप्टर 12 उनकी किताब का चैप्टर नंबर शायद 6 हो या 7 हो या व्हाट्सएवर हो। टॉपिक वही होना है, स्टैंडर्ड वही होना है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क होगा। मेरे पास पेपर्स एंड पे डले हुए होंगे, उनके बीच बीच में पास पेपर्स डले हुए होंगे। तो कोई भी किताब हो, कोई मसला नहीं है। किताबें हैं ही गिनती की 1-2 और सारी की सारी अच्छी हैं। ऑडिट तक आते आते ना, ऑडिट FR2 तक आते आते चीज़ें बड़ी मैच्योर हो जाती हैं। आप ये देखिए, आपको FR1 में 8-9 ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं,
लेकिन जब आप FR2 पे आते हैं तो गिनती के 2-3 रह जाते हैं। आप B लॉ की बात करते हैं, आपको 10 लोग पढ़ाते हुए नज़र आते हैं। जब आप ऑडिट पे आते हैं तो पूरे शहर में 2-3 बंदे नज़र आ रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि जितना मैच्योर पेपर होगा ना, उतना ही ज़्यादा उसमें कंसाइजनेस हो जाएगी और उतने ही कम लोग होंगे जो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहे होंगे। तो यस, इक्वली गुड है मेरी किताब या अल्टरनेट किताब या ICAP की किताब। अगर आप ICAP यूज़ करते आ रहे हैं तो मत उसको छोड़ें। अगर आपने कभी नहीं उठाई तो आज भी मत उठाएं, क्योंकि उस किताब में भी जो लिखा होता है उसी को ही समराइज़ करके मैंने या किसी और टीचर ने कवर कर दिया होता है, तो उससे चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो बुक जो मर्ज़ी फॉलो करें। हाँ, मेरी मजबूरी है कि मैंने स्लाइड्स वगैरह में वो कंटेंट लिखना है जो मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, मैं उसी को उठा के, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँगा वो कंटेंट मेरी किताब से मैच कर रहा होगा या ICAP से मैच कर रहा होगा, लेकिन ओवरऑल बातें वही होंगी, सिर्फ अल्फाज का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो आपने वो वाला टॉपिक समझ लिया, आपने जाके जब मैं किताब दिखा रहा हूँ तो आपने उसको इग्नोर करना है, आपने अपनी रेलिवेंट किताब से पढ़ लेना है। डन। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। सारे ही चैप्टर रट्टे वाले नहीं हैं, सारे ही लॉजिकल भी नहीं है। कहीं मिक्स सवाल आते हैं, कहीं खाली न्यूमेरिक वो सिनेरियो आता है, कहीं सिर्फ रट्टे वाला सवाल आता है। तो एक दफ़ा ये ओवरऑल मैप जो है ना, ये अब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। इस ओरिएंटेशन की कॉपी भी पास पेपर एनालिसिस की, ये टीम मेंबर्स याद रखें, इसकी हमने सारी सॉफ्ट कॉपी इनको ग्रुप में दे देनी है। सवाल ये कि कौन सा ग्रुप है, अभी मैं बिल्कुल एंड पे उसका लिंक भी आपको दिखा दूंगा, ताकि वो एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें इधर के बच्चे बाहर के बच्चे सारे एक जगह मौजूद हों, सबको एक जगह पे सारा डाटा मिल रहा हो। तो ये सबकी स्लाइड्स मिल जाएगी, आप साथ साथ नोट ना करें, बस आप सिर्फ एक दफ़ा समझ लें। मैंने इसकी 3 कैटेगरीज बनाई हैं, नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस, मिक्स। नॉलेज बेस का मतलब है सीधे सीधे सवाल, एप्लीकेशन बेस का मतलब है लॉजिकल सवाल, और मिक्स का मतलब है लॉजिकल भी आ सकता है और रट्टे वाला सवाल भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है एक पार्ट लॉजिकल हो, एक पार्ट रट्टे वाला हो। तो ये गुमान गलत है कि पूरा ऑडिट ही लॉजिकल होता है। एट एनी गिवन टाइम पेपर में 40% के करीब आपको सीधे सवाल मिल जाते हैं, 40% के करीब। और अगर मैं प्योर रट्टे की बात करूं तो तकरीबन 27-30 नंबर का पेपर तो सीधा सीधा रट्टे वाला होता है। तो अगर आप में से कोई लॉजिकल नहीं है और उसे रट्टे का शौक है और वो रट्टा लगा सकता है ऑडिट को, चूँकि बड़ा पेपर है इसमें रट्टा आसानी से नहीं लगता, कोई लगा सकता है रट्टा तो लगा ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा रट्टा। लॉजिकली अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो एक अच्छी अप्रोच होगी। इतने बड़े पेपर को रट्टा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होकर चलना चाहते हैं। हर चैप्टर के बारे में उसके यूनिट्स को डिवाइड कर लेंगे और बाहर के लोगों के लिए मैं उस यूनिट को बता दूंगा कि वो कौन सा स्टैंडर्ड कर रहा है। चैप्टर 1 का सारा चैप्टर सिवाय यूनिट 3 के नॉलेज बेस्ड है। चैप्टर 1 बताता है ऑडिट किसे कहते हैं, एश्योरेंस किसे कहते हैं, रिव्यू किसे कहते हैं, एश्योरेंस के फ़ायदे क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, और IFAC IESB क्या होता है, ये बातें करता है चैप्टर 1 का यूनिट 3 के अलावा का यूनिट। तो यहाँ से आपको मिलते हैं सीधे सवाल। फिर चैप्टर 1 में यूनिट 3 कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन 246 से ऑनवर्ड वगैरह जो सेक्शन हैं, जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को डील करते हैं, जो आपकी किताब में किसी ना किसी जगह पे मौजूद हो, वो एप्लीकेशन बेस्ड है। तो चैप्टर 1 में वो 90% से ज़्यादा आपको घूमे हुए सवाल आएंगे, बड़ा कभी कभार ही कोई सीधा सवाल आ जाएगा, और इधर से आपको मेजॉरिटी ही सीधे सीधे सवाल मिलेंगे। चैप्टर 2 की अगर बात करें, मिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पार्ट रट्टे वाला एक लॉजिक वाला, या मैं कह दूं कि कंपनी लॉ से कभी रट्टे वाला सवाल आता है कभी लॉजिक नहीं। मेजॉरिटी चूंकि लॉजिकल आता है तो मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है। अगर तकरीबन 50-50 होगा ना कि कभी लॉजिक कभी रट्टा, तो फिर मैं इधर क्लासीफाई करूँगा। चैप्टर 1 की गेम समझ आई। चैप्टर 2 कंप्लीट चैप्टर नॉलेज बेस्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा सिनेरियोज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा राइटिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर को समझना है और उसके बाद अच्छी तरह से दोहरा लेना है ताकि उसकी बातें पेपर में आए तो आप एज इट इज़ लिख सकें। तो ये नॉलेज बेस्ड है कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर 2। चैप्टर 3 की बात करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, यूनिट 1 प्लानिंग और आखिरी यूनिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सीधे सीधे सवाल। नॉट फॉर प्रॉफिट में सिनेरियो आते हैं, लेकिन वो एक टेबल अगर आपने देखा हुआ हो तो तकरीबन उस टेबल से सारा कुछ आंसर हो जाता है। तो पहला यूनिट यानी कि प्लानिंग ISA 300 और नॉट फॉर प्रॉफिट जो चैप्टर का आखिरी यूनिट है, ये सीधे वाले सवाल हैं यहाँ से। यूनिट 2 और 3 रिस्क असेसमेंट, ISA 315-330, जो लोग ISS की लैंग्वेज में बात करें, ये प्योर लॉजिकल है। यहाँ से सवाल आता है तो प्योर लॉजिकल, कभी कभार रट्टा भी आया है, लेकिन मैं इसको मेनली क्लासीफाई करूँगा लॉजिकल में। यूनिट 4 फ्रॉड है, जिसमें ज़्यादातर एक पार्ट लॉजिक और एक पार्ट रट्टा, या तो पूरा सवाल रट्टा या एक रट्टा
एक लॉजिक। तो फ्रॉड का यूनिट यहाँ आएगा मिक्स के अंदर। चैप्टर 4 की बात करें तो पूरा चैप्टर सिवाय यूनिट 3 के सीधा सीधा से, पूरे चैप्टर का मतलब है 2 स्टैंडर्ड ISA 500 और 230, ऑडिट एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन, सीधे सीधे सवाल, लेकिन सैम्पलिंग मिक्स सवाल, थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ा सा रटा। चैप्टर 5 कंप्लीट, सीधा सीधा, ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। एक आध दफ़ा अगर लॉजिकल सवाल आया तो उसकी बेस पे मैं उसको यहाँ क्लासीफाई नहीं करूँगा। चैप्टर 5 पूरा यहाँ जाएगा। चैप्टर 6 पूरा यहाँ है, पूरा का पूरा चैप्टर, या पूरा रट्टे वाला सवाल या पूरा लॉजिकल सवाल। चैप्टर 6 डील्स विद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का कई दफ़ा सीधा सवाल आ जाता है, जी फलाना एरिया के कंट्रोल्स बता दो, फलाना एरिया की कंट्रोल वीकनेसेस बता दो, या एक सिचुएशन सी आती है और आपने उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस पूरे को हमने मिक्स में क्लासीफाई किया। चैप्टर 7 रेशियोज़ को छोड़ के नॉलेज बेस में, और जो रेशियो एनालिसिस है वहाँ से सीधा, यानी कि जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ से सीधा सवाल भी आ सकता है और घुमा हुआ सवाल भी आ सकता है। चैप्टर 8 कंप्लीट चैप्टर, सीधा सीधा सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, सीधा सीधा सवाल को, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं। चैप्टर 9 में सारा सीधा सीधा सिवाय ISA 505 के एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में से मिक्स सवाल आते हैं, नॉर्मली एक पार्ट रट्टा एक पार्ट लॉजिक, कई दफ़ा सीधा रटे वाला सवाल और कई दफ़ा लॉजिकल सवाल। अगर आपको याद हो तो एक ही पैटर्न के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक मिक्स कैटेगरी में आएगा। एंड पे इसको समअप करेंगे सारी डिस्कशन को। चैप्टर 10 सीधा सीधा नॉलेज बेस्ड, चैप्टर 11 सीधा सीधा नॉलेज बेस्ड, चैप्टर 12 सीधा सीधा नॉलेज बेस्ड। यानी इन 3 चैप्टर्स में आपको शायद एक सवाल इन टोटल तीनों चैप्टर्स में मिला के ऐसा लगे जिसको देख के आप कहें कि हाँ ये लॉजिकल सवाल था, यहाँ मुझे खुद से लिखना पड़ता। तो सीधे सीधे रट्टे वाले। चैप्टर 13 में पहला यूनिट फंडामेंटल प्रिंसिपल, सीधे सीधे सवाल। दूसरा यूनिट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हमेशा लॉजिकल सवाल। बहुत ही कम होगा कि आपको उस वाले पोर्शन से सीधा सवाल आ जाए। चैप्टर 14 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 700, 701 और कमती लॉ की रिपोर्ट, सीधा सीधा सवाल। 705, 706 टेढ़ा टेढ़ा सवाल। 560, 70, 80 मर्जी पे है, कभी सीधा सवाल कभी टेढ़ा सवाल। चैप्टर 15 सीधा सीधा। तो अगर हम गौर से देखें तो चैप्टर 2 पूरा नॉलेज बेस्ड है, चैप्टर 5 नॉलेज बेस्ड है, चैप्टर 8 नॉलेज बेस्ड है, 10 नॉलेज बेस्ड है, 11 नॉलेज बेस्ड है, 12 नॉलेज बेस्ड है, 15। 7 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसको लॉजिक छू के भी नहीं गुजरी, यानी जिसके लिए आपको बहुत अच्छी राइटिंग नहीं चाहिए, जिसके लिए आपको रिटेंशन अच्छी चाहिए। उन 7 चैप्टर्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर को छोड़ के सीधा सीधा, इसमें सिर्फ एक चैप्टर, एक टॉपिक को छोड़ के सीधा सीधा, एक टॉपिक को छोड़ के सीधा सीधा, एक टॉपिक को छोड़ के सीधा सीधा। तो 7 चैप्टर्स सीधे सीधे, 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से सिर्फ एक एक यूनिट में लॉजिक है, बाकियों में लॉजिक नहीं है। तो आई कैन से कि 11 चैप्टर्स, लेकिन अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग के हिसाब से इक्विवेलेंट चैप्टर्स निकालें तो शायद 10 इक्विवेलेंट चैप्टर्स। इसका मतलब है बुक का 2/3 सीधा सीधा और 1/3 टेढ़ा। प्योर लॉजिकल की बात करें तो 4 ही टोटल टॉपिक हैं। कंपनी लॉ मेजॉरिटी लॉजिकल और अच्छा खासा घुमा हुआ सवाल। रिस्क असेसमेंट का सवाल कभी कभार आता है, आपको 20 अटैम्प्ट में मुश्किल से 3 या 4 दफ़ा मिलेगा, लेकिन जब आएगा तो एक दफ़ा जो है वो परेशान ज़रूर कर देगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी कि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो थ्रेट्स और सेफगार्ड वाला सवाल है, ज़्यादातर लॉजिकल, लेकिन ये आसान वाला लॉजिकल होता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पेपर में रट्टे वाले सवाल सीधे सवाल करने के बाद पहला जो लॉजिकल सवाल उठाएं वो ये होना चाहिए। ये सबसे आसानी से आंसर हो जाता है और ये हौसला दे देता है। देन 705, 706 जिसकी अभी हमारी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हुई क्योंकि हम रुक गए थे, हमारा वो अकाउंटिंग जो है वो अभी पीछे थी, तो हमने फिर अब सेशन के आगे एक वो स्पेशल आइडेंटिफाई किया। तो उस दिन 4 घंटे का सेशन सिर्फ 705-6 पे होगा। 700 और 701 पिछले दिन कवर हो जाएगा पास पेपर में। तो वो सेशन सिर्फ 4 घंटे का एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा कि इसको किस तरह से लेके चलना है, सवाल कैसे करना है। मैं क्लास में कुछ डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसके बाद पास पेपर्स की एक थॉरो प्रैक्टिस। तो उस दिन जो है ना वो आपने अच्छी तरह से कॉफ़ी शॉफ़ी पी के आना है, क्योंकि आपने बहुत सारे सवालों को करना है। मुश्किल नहीं है, लेकिन चूँकि अभी तक अकाउंटिंग से रिलेटेड सवालों को उस तरह से डिस्कशन नहीं हुई, तो ये सेशन काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये 4 टोटल ऐसे एरियाज़ हैं, जब ये एरियाज़ आते हैं हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसका सवाल कैसे करें। इसको हमने समझा हुआ है, इसकी एक अप्रोच समझी हुई है कि एक अकाउंटेंट की तरह से सोचना है। इसको हमने समझा हुआ है 3 स्टेप में, जब ये आएगा तो इसको भी समझाएंगे 3-4 स्टेप्स में कि इसको किस तरह से करना है। मिक्स सवाल अगर देखें तो फ्रॉड की एक अप्रोच है, अभी गुज़िश्ता लेक्चर में बात हुई थी, और जब मैं चैप्टर 3 में जाऊंगा तो मैं फिर इसको बताऊंगा कि इसके प्रोसीजर कहाँ वाले से उठाने हैं और इसकी लॉजिक को कौन से टेबल के मुताबिक समझना है।
सैम्पलिंग के ऊपर अभी हमारी रेगुलर क्लास में भी डिस्कशन रहती है, इधर भी डिस्कशन रहती है, दोनों एक भी हो सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक अलग डेडिकेटेड लेक्चर अगर सैम्पलिंग के लिए निकले तो वो बहुत अच्छा है। और हो सकता है आपके तब तक वैसी कानों से इतने धुएँ निकल रहे हों रेगुलर स्टूडेंट के, वो कहें सर इसी में आने दें, हम जो है ना बस बहुत हो गई है। ये उस वक्त की बात है। ये भाई ने ऐसे ऐसे कहा कि नहीं, ये जो है ना बड़े पक्के होकर बैठे हुए, इन्होंने कहा कि नहीं सर हमने पैसे पूरे करने हैं, सर से एक्स्ट्रा आवर जो है ना मेहनत करवानी है, चाहे एक दिन पहले ही सर ने क्रैश में कराया हो, लेकिन हम अगले दिन फिर से रिपीट कराएंगे कि हाँ सर वो क्रैश वाला था, ये अब रेगुलर वाला है। ठीक है जी। अगेन इस चैप्टर 6 की भी एक अप्रोच समझते हैं। 7 में रेशियो एनालिसिस या एनालिटिकल प्रोसीजर। अब एनालिटिकल प्रोसीजर क्रैश के अंदर हम करने बैठे हैं तो हमारे 2 दिन तो इसी पे लग जाएं। तो मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन इसकी करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा कि 2-3 सवालों की वीडियो में अपलोड करवा दूंगा, जिसमें हमने आईकैप में कैफ लेवल पे आए हुए और एक आध फाइनल का सवाल उठा के बड़ा थॉरोली डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो एक एड ऑन के तौर पे आपको सर्व करेगी, ताकि हमारा क्रैश वाला टाइम इतना ज़्यादा ना लगे और उस तरह के सवालों को करने की आपको अप्रोच समझ आ जाए। और देन 505 बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही पैटर्न के सवाल है। 560, 70, 80 में 70 के सवाल 705, 6 के साथ मिक्स होकर नॉर्मली कवर हो जाते हैं। 580 के सवाल एक ही तरह की 6 लाइनों में से सवाल इसका हमेशा घूम के आता है, अगर आपको याद हो तो। टेक्निकली 4 प्रॉपर लॉजिकल एरियाज हैं और बीच में इनमें से कुछ मिक्सिंग है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे सिलेबस में मुश्किल से 6 या 7 ऐसे एरियाज हैं जहाँ से लॉजिकल सवाल आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब इस सिलेबस को यूँ मैप बना के करता है ना, तो अब हर चैप्टर को पढ़ते हुए जज्बाती नहीं होना। चैप्टर 2 को पढ़ते हुए बहुत गहराइयों में नहीं उतर जाना कि अगर ऑडिटर यूँ करके यूँ आए और पिछले ऑडिटर से उसने यूँ पूछा और उसने यूँ करके जवाब दिया और ऐसे करके ये वाला मसला हो, इतनी गहराई में मत उतरे। ऑलरेडी उनके पास गहरे टॉपिक्स हैं। मज़ा अब चूँकि ओरिएंटेशन में अब आपको सिलेबस पता है तो अब आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो हमारा आखिरी दिन भी बड़ा मज़ेदार होगा। आखिरी दिन इंशाल्लाह ताला जब सारा सिलेबस ख़त्म होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑडिट के पेपर में जाएं तो व्हाट आर द 8 क्वेश्चंस जो आपने लाजमी एक्सपेक्ट करने हैं वहाँ। इतना ओपन एग्जामिनर है हमारा। अगर पेपर में 9 सवाल आएंगे तो 8 वो होंगे जो मैं बताऊंगा, 10 आएंगे तो 8 वो होंगे जो मैंने बताए होंगे। इसमें मेरा कोई जादू नहीं है, सिलेबस ही इस तरह से है कि उनको पूछना पड़ेगा, नहीं पूछेंगे तो उनकी आउटलाइन नहीं पूरी होती। तो इफ़ यू आर वेरी रेडी बिफोर द पेपर, आप पेपर में जाने से पहले ही आपको पता है कि ये 8 तरह के सवाल आने ही आने हैं, या ये 7 कम से कम आने हैं और 8वां ये या ये हो सकता है, तो पहले से ही तैयार बैठे हुए होंगे कि ये वाले सवाल मैं पहले आर में करूँगा, ये वाले दूसरे आर में करूँगा, ये तीसरे आर में करूँगा। तो हमारे जो लास्ट डे होगा उस पर मैं आपको आर वाइज प्लानिंग भी बताऊंगा, पेपर से पहले क्या करना है, पिछली रात क्या करना है, अगले 1 महीने के अंदर कौन कौन से सवाल लिख के करने हैं। लास्ट डे थॉरो गाइडेंस होगी। ये रेगुलर बैच के लास्ट डे पे भी मैं नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक दफ़ा एक अच्छी रिवीजन हो जाए, चीज़ें मजबूत हो जाएं, तो फिर आप लिखने वाला काम करें। तो अभी आपने डेली साथ साथ पढ़ना है, लिखने वाला काम आपने करना है उस लास्ट मंथ में। लेकिन वो स्टूडेंट जो पहली दफ़ा ऑडिट कर रहा है और जिसने जो ऑडिट में 20-25% से भी नीचे है, वो डेली साथ साथ लिखे, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बाकी लोग जिनके पास और सब्जेक्ट्स भी हैं वो साथ साथ मत लिखें। लेकिन जब लास्ट मंथ हो तो उसमें फिर आपने मोटा मोटा दोहराया करना और फिर लिख के चीज़ें करनी है। तो यहाँ तक मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि वो कौन से 40-45 सवाल हैं जो कि पूरे सिलेबस में से आप लिख के करेंगे तो आप ज़्यादातर तरह के सवालों के फॉर्मेट से आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करेंगे, लेकिन एक काम हम नहीं कर सकते, आपके घर आके कंधा पकड़ के झंझोड़ के नहीं कह सकते भजन पढ़ लो, वो काम आपको करना पड़ेगा। काश आपकी जगह हम जाके पेपर दे सकते होते, वो हम नहीं दे सकते। तो जब हम नहीं दे सकते पेपर और कोई पता नहीं हम फेल हो जाते, हमारी वो लिखने की कैपेसिटी नहीं है जितनी आपकी कैपेसिटी है। माशाल्लाह आप अकाउंटिंग के सवाल शुरू करते हैं 7 घंटे तक लिखते रहते हैं, समझ तो आई नहीं ना रहा होता तो जो मर्जी लिखी जाओ। थ्योरी में आधे घंटे में पता लग जाता है कि की लिखी जा रहे हैं मैं, तो बंदा आवाज़ार हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। टीचर बेचारा मतलब जान नहीं दे देगा आपके लिए, वो जितना मैक्सिमम कर सकता है करेगा। वो हलवा बना के सारा कुछ वो करके चम्मच से टुकड़े कर दिए हलवे के, अब आप कहते हैं कि जी हलवा खिलाए भी हमें और टीचर जबड़े भी हमारे दबाए और हज़म भी हमें करवाए, इससे आगे तो नहीं डिस्कस किया जा सकता। तो पॉइंट ये है कि टीचर एक ख़ास लेवल तक एफर्ट कर सकता है। टीचर इतनी जान मारने के बाद जो है वो कोशिश करे और आप ना पढ़ें, तो आपने सबसे पहले कहना है टीचर ही सही नहीं था, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं सही था, मसले ही बड़े थे, ठीक है, पास पेपर की प्रैक्टिस ही कभी नहीं हुई थी,
ठीक है, मतलब पहला एग्ज़ाम तो टीचर को देंगे ना, अगली दफ़ा रह गए तो फिर कहेंगे किताब में मसला था, मैंने अगर किताब दूसरी वाली तीसरे अटैम्प्ट में फेल होंगे, आई कैप का मसला था। अगर चौथी अटैम्प्ट भी रह गए ना और किसी वक्त सुकून से बैठ के सोचा तो आपको पता लगेगा कि ये आप थे जिसकी वजह से आप फेल हो रहे थे, क्योंकि उसी टीचर से पढ़ के भी बच्चे पास भी हो रहे थे, मेरिट भी ले रहे थे, उसी किताब से पढ़ के बच्चे पास भी हो रहे थे, मेरिट भी ले रहे थे, और उसी टीचर से पढ़ के आप फेल भी हो रहे थे। तो एक ख़ास लेवल तक मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि मैं एक ख़ास लेवल तक यहाँ क्लास में एफर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब अगर आपने साथ ना दिया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। आप पूरे सेशन ये मेरे साथ करते रहे हैं, अभी मैं अपनी रेगुलर क्लास के लोगों से मुखातिब हूँ कि मैं हर हफ्ते एक टेस्ट देता था, टेस्ट को बड़े अकीदत और एहतराम से डिस्कस करता था, और एंड टेस्ट वाले दिन आप लोग छुट्टी करके समझते थे कि आपने बड़ा कारनामा कर लिया। अब आपको एहसास होगा आपको लिखना नहीं आता होगा, अभी आपको पता लगेगा जब आप लिखने बैठेंगे तो हाथ टूटेगा। अभी भी कुछ नहीं किया। इन क्रैश कोर्स के दिनों में भी हर दिन के साथ एक छोटा सा टेस्ट है, वो ज़्यादा भारी नहीं होगा, वो मुनासिब लेवल का होगा, क्योंकि अगर इस वक्त भी भारी टेस्ट दे दिया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मौका आएगा पेपर से ठीक 2 हफ्ते पहले, उसमें हमने अपने सारे चाप पूरे करने हैं, वो हम अच्छा खूबसूरत तरीके से बनाएंगे। लेकिन ये रिवीजन वाले टेस्ट थोड़े से हल्के लेवल के होते हैं। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक, ये स्लाइड बाद में आई है, मैं भी ये जो बातें कर रहा था यही वाली थी। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स इग्नोर करते हैं इसे, डेली साथ साथ पढ़ना है, और अगर सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं तो फिर तो पीछे पड़ जाना है इसके। एंड पे वो शुक्रिया वाली बात होती है, लेकिन मैंने आपको एक स्लाइड दिखानी थी। ओए, इसको स्ट्रेच कर दिया, पता नहीं ये काम कर रहा होगा या नहीं। आपके पास कोई ऐसा कैमरा है, ऐसा मोबाइल है जिस पे इंटरनेट चलता हो, जिसका कैमरा भी काम करता हो? देखें क्या ये काम कर रहा है? कर रहा है, बेहतरीन होगा, क्योंकि ये तस्वीर थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है। वो लोग जिनके मोबाइल में अच्छे वाला कैमरा है, या जिनके मोबाइल में ऐसा इंटरनेट है कि आप कैमरे से अगर इसको फोकस करें तो आप डायरेक्टली आपके पास वो ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आप वहाँ जा सकते हैं। जिन लोगों के मोबाइल के कैमरे में ये कैपेबिलिटी ना हो, उनके लिए नीचे अंग्रेज़ी के डिजिट्स लिखे हुए हैं, आप ये वाले डिजिट एग्जैक्टली अपने पास लिख के अगर एंटर करेंगे गूगल पे या किसी भी जगह पे इंटरनेट पे, तो आप ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ इस क्लास के लिए बनाया है, तो इसमें इस क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, यानी कि डेली का जो प्लान है, डेली के टेस्ट हैं, रादर देन कि हर दिन आप पूछें जी टेस्ट कहाँ हैं, किस तरह से हैं, तो बजाय इसके कि इंटरनेट पे हम हर तरफ ब्लॉटिंग इन्फॉर्मेशन कर दें, आप में से जो अपनी पसंद से इस ग्रुप में जाए, अगेन ये आपकी अपनी रजामंदी है। बाद में आप ये ना कहिएगा सर वहाँ तो हर वक्त ही टेस्टों की भरमार होती है, हर वक्त इतने मैसेज आते हैं, हम तो तंग आ गए हैं। तो ये मैसेज हम आपके बेहतरी के लिए कर रहे होंगे, अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आप ग्रुप छोड़ के भी जा सकते हैं। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके या इसको स्कैन करके आप इस ग्रुप में पहुंचेंगे, तो इस ग्रुप में आपको अपने साथ कुछ 300-400 और लोग भी नज़र आ रहे होंगे, वो भी जो है वो शायद उस ख्वाहिश में होंगे उनको डेली वहाँ पे लिंक मिले। तो यहाँ डेली लेक्चर का लिंक, पास पेपर की वीडियो का लिंक, पास पेपर्स किताब का लिंक, डेली होने वाला टेस्ट, एक दिन बाद वाला जो सॉल्यूशन है, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। जी, ये सवाल जिसका जवाब देते साथ ही क्लास आधी गायब हो जाएगी, क्या ये ऑनलाइन भी है? जी बिल्कुल, हमने किसी जगह इसको नहीं छुपाया, इसके मेन पहले सफ़े पे भी यही लिखा हुआ है। ये मेन सफ़ा है, इसमें लिखा हुआ है फिजिकली एट SBI, रिकॉर्डिंग्स वुड ऑल्सो बी अवेलेबल एट SBI यूट्यूब चैनल। तो ऐसा नहीं है कि हमने कहा ये सिर्फ फिजिकल होगा, साइड पे हो जाओ सारे के सारे और ताकि बच्चे भागे भागे आएँ, तो वो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है, और फिजिकल आते हैं तो आपका एक रेगुलर एक फ़्लो बना रहता है। अगर आप ऑनलाइन भी आते हैं किसी वजह से तो ऑल ओके है, बट हमने ये देखा है कि ऑनलाइन में लोगों के लेक्चर पेंडिंग हो जाते हैं, अब इतना मार्जिन नहीं रहा कि हम लेक्चर्स को पेंडिंग की तरफ ले जा सकें। तो अगर डेली आएंगे, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम बड़े तेज़ी से चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। सिर्फ आपने एक अच्छी सपोर्ट दिखानी है। और अगेन इन लेक्चर्स के दौरान ज़ाहिर है हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल जवाब उस तरह से नहीं कर पाएंगे। मैं बीच में एक टॉपिक कराने के बाद अगर गुंजाइश होगी मैं रुक के आपसे थोड़ा सा सवाल ले लूँगा, लेकिन क्रैश कोर्स में अगर हमने 2 वे कम्युनिकेशन शुरू कर दी तो फिर क्रैश नहीं पॉसिबल हो सकेगा। एट दैट टाइम मुझे दुख होगा कि मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। तो आप किसी भी वक्त ड्यूरिंग लेक्चर भी अगर आपके जहन में सवाल आया, आप अपने मोबाइल खोला और आपने जीमेल की ऐप में गए और आपने सवाल लिखना शुरू कर दिया, atifabdi@fca@gmail.com, तो
तो ऐसा ईमेल बनाया है जो याद रखना भी आसान हो। आतिफ आबदी नॉर्मली नाम पता होता है, FCA बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं। तो आतिफ आबदी FCA@gmail.com ये ईमेल एड्रेस आपने लिखना है और यहाँ पे अपना जो भी सवाल है वो पूछ देना है। हो सकता है आप कहें सर मुझे तो व्हाट्सएप में सवाल पूछने का मज़ा आता है, मुझे तो जीमेल मेरे से ओपन ही नहीं होती। हालांकि हर मोबाइल में व्हाट्सएप हो या ना हो लेकिन जीमेल बिल्ट इन होती है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा शदाई हैं तो फिर आपको टीम के नंबर पे जाना पड़ेगा। ये नंबर है जो टीम का नंबर है, मैं और सर उसामा इसको मिलके कैरी करते हैं इस नंबर को। लेकिन मैं इतना फास्ट नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, सर उसामा ज़रा यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा फास्ट है। तो वो मैसेजेस ज़्यादातर उनके पास आते हैं और अगर किसी मैसेज ने कहा जी मुझे खासतौर पर सर से इसका जवाब चाहिए तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। मैंने उनके नंबर को अपने पास पिन किया हुआ है और उनका भी जवाब ना दूँ तो मेरा कंधा पकड़ के किसी भी क्लास से जाते हुए कहते हैं सर जी वो मैसेज आया होगा। तो मैं व्हाट्सएप पे तेज़ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे बहुत यूज़ टू हैं तो ये दूसरा नंबर है 03 और फिर आगे इंग्लिश में OSAMA अगर आप टाइप करें तो ये बनता है 67262। तो ये टीम का नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे जी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। हो सकता है जवाब आपको फ़ौरन से मिल जाए और हो सकता है कि वो मेरे पास फॉरवर्ड हो जाए और फिर एक आध दिन बाद आपको जवाब मिले। ईमेल्स मेरी कोशिश होती है कि इन दिनों खासतौर पे जब रिवीजन चल रही होती है तो डेली बेसिस पे मैं ईमेल चेक करूं, उसको रिप्लाई करूं। अगर आप में से किसी को ईमेल का रिप्लाई कुछ महीने पहले नहीं मिला तो मेरा एक ईमेल आईडी हैक हो गया था फरवरी में और मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो रिकवर हो, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। तो उस दौरान कुछ ईमेल्स ऐसी होंगी जो मेरे तक नहीं पहुंची, वो है कोई भी थी। तो अभी ये ईमेल बनाया हुआ है, ये ईमेल जब से बना हुआ है तब से अब तक इस पर कोई पेंडिंग मेल नहीं है। और मैं डेली मेरी कोशिश होती है एज एन SOP मैं इसके सारी मेल्स चाहे वो 150-200 क्यों ना हो क्लियर करके और फिर मैं उसके बाद सोऊँ। तो कोई भी सवाल अगर आपका हो तो आप इस पर ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप वॉइस में सवाल पूछ सकते हैं। तो ईमेल पे होता है कि मुझे अंग्रेज़ी लिखनी पड़ेगी, कोई मसला नहीं, आप अपने कंप्यूटर पे वॉइस रिकॉर्डर ओपन करें, आप उसमें वॉइस रिकॉर्ड करें, वो फाइल उठा के अटैच करके डाल दें। अपने मोबाइल पे भी आप ये सारा काम कर सकते हैं। आप वॉइस में सवाल पूछना चाहते हैं आप वॉइस में पूछ लें, आप मेरे से वॉइस में जवाब चाहते हैं आप मुझे कहते हैं, मैं उसी के अंदर, आप तो फाइल बना के अपलोड कर रहे होंगे, मैंने इसमें प्लगइन लिया हुआ है, उस प्लगइन से मैं ईमेल के अंदर रहते रहते आपको वॉइस में जवाब दे सकता हूँ। तो बस आपने किसी भी जगह अंडरस्टैंडिंग को रुकने नहीं देना। लेक्चर के दौरान मैं खुद बीच में जब जब मौका मिलेगा मैं आपको सवाल पूछने की ऑप्शन दूंगा, लेकिन शायद हर दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं होगा, तो हम इस तरह से करेंगे। पहले 3 दिन में ब्रेक नहीं होगी, लेकिन जब ये 2 घंटे का होगा तो मैं 55 मिनट के बाद आपको कोई 10-1 मिनट की ब्रेक दे दूंगा ताकि आप मुझे दोबारा से बर्दाश्त कर सकें। और फिर 10 मिनट बाद मैं ऐसे समझ रहूँगा कि आप पहली दफ़ा मुझे नज़र आए हैं और मैं उतना ही जोशो खरोश से आपको दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूँगा, तो उससे आपको भी ज़रा कम आवाज़ आ रही होगी। तो दैट्स ऑल। और कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल हमारे पैटर्न या हमारी चीज़ों को लेके? अगले 2 दिन 1.25 घंटे की क्लास है, लेकिन जो परसों वाला दिन है मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं किसी तरह से आधे घंटे का कोई और मार्जिन निकाल के आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आप उस दिन आधे घंटे पहले आ जाएँ तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाए चैप्टर 13 के लिए। अगले वीक से ऑनवर्ड ये 2 घंटे की क्लास होगी 3:30 से 5:30 इंशाल्लाह। टेस्ट कब से शुरू होगा? जब से हमारी रेगुलर पढ़ाई शुरू होगी। आज हमने ओरिएंटेशन की है, कल हम पढ़ेंगे, तो कल जो पढ़ेंगे उसका परसों टेस्ट होगा, क्योंकि कल पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर पास पेपर्स का सेशन होगा, तो शाम रात तो यहीं हो जाएगी आपकी। अगले दिन टेस्ट होगा रूम 7 में, सुबह से लेके शाम 4-5 बजे तक वो अवेलेबल होगा। यूँ समझे हमारी क्लास के स्टार्टिंग टाइम तक वो अवेलेबल होगा। वहाँ जाएं और वहाँ जाके टेस्ट दिए जा सकते हैं। ये टेस्ट बहुत बड़े नहीं होंगे, दरमियाने साइज़ के होंगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, दरमियाने लेवल के होंगे। जी क्लियर? ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। कल से फिर पढ़ाई शुरू।